इस फैनफिक्शन के अंतर्निहित केंद्रीय विचार काल्पनिक परिदृश्य पर केंद्रित है कि क्या हो सकता था यदि जियोयान के रूप में पुनर्जन्म का अनुभव करने वाला व्यक्ति वास्तव में दयालु, नैतिक और नैतिक रूप से ईमानदार व्यक्ति होता जो आधुनिक समाज से आता है, अपने पिछले जीवन की स्मृति खोने के बावजूद भी अपने व्यक्तित्व और विश्वास को बरकरार रखता है। और ठीक है, पता चला कि आप बाकी सभी लोगों के लिए बहुत अधिक पसंद किए जाएंगे। संक्षिप्त करें कीमिया, बैटल अकादमी, जानवर साथी, खेती, फैनफिक्शन, पुरुष नायक, पौराणिक जानवर, गोली बनाना, दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म, आत्मा सलाहकार, युद्ध, कमजोर से मजबूत, स्वर्ग के माध्यम से लड़ाई, इसमें कोई तर्कसंगतता नहीं है और यह अपेक्षित नहीं है। अब जब हम इस बिंदु पर आ गए हैं तो मैं कृपया किसी ऐसे व्यक्ति से अनुरोध करूंगा जो वास्तव में BTTH को पढ़े कि मुझे बताए कि तांग सेन ने एक व्यक्ति के रूप में ऐसा क्या किया कि हर कोई उससे नफरत करता है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसने क्या किया। मैंने केवल पोसाइडन आर्क को पढ़ा और उसमें से अधिकांश मनवुआ को सरसरी तौर पर पढ़ा था, उपन्यास को नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि तांग सेन दालोलू दलाओ नामक एक अलग श्रृंखला से है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इसे गलत लिखा है, मुझे याद नहीं है और मैं बहुत आलसी हूँ। BTTH के नायक का नाम जियोयान या कुछ ऐसा है। माफ करना, मैं नामों के साथ बुरा हूँ। आप सही हैं, आप सही हैं। मैं भ्रमित था और पात्रों को मिला दिया था। BTTH का MC अंगूठी वाला लड़का था और उसमें पूर्वज था, है ना? हाँ, उसे जियोयान कहा जाता था। क्या वह घृणास्पद नायक है? वास्तव में नहीं, वह कुछ हद तक तटस्थ है, जबकि वह उतना पसंद करने योग्य नहीं है, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि लोग उससे अन्य चीनी नायकों की तरह नफरत करें। उदाहरण के लिए यूचे या तांग सेन भी बुरे हैं। क्या यूचे स्वर्ग के खिलाफ हैं? स्मूचे ATG से है देवताओं के खिलाफ। ये सब कुछ गड़बड़ है। वह कौन है जिससे हर कोई नफरत करता है? कैसे? ठीक है, इतने सारे सवाल फिर भी कोई नहीं जानता। खैर, मैंने थोड़ा पढ़ा और जियोयान के लिए यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसकी खेती दूसरों की तुलना में अधिक थी और वह युवाओं के बीच वास्तविक बॉस बन गया। मुझे लगता है कि वह एक बहुत प्रसिद्ध योद्धा भी था, इसलिए उसने कई बच्चों को चुनौती दी और अपमानित किया। फिर उसकी मां ने उसे जो अंगूठी दी थी, उसने उसकी खेती को खत्म करना शुरू कर दिया। उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया और उसे हराकर आत्मविश्वास हासिल करने वाले लोगों ने उसे एक पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यदि आप वास्तविक लोगों से उससे नफरत करने के बारे में पूछ रहे थे तो मुझे नहीं पता, मैंने अपना दिमाग बंद कर दिया और पढ़ा। यदि आप एक मेटा उत्तर चाहते थे तो यह उसे मजबूत होने का एक कारण देने के लिए है। कोई भी बदमाशी का शिकार होना नहीं चाहता या पसंद नहीं करता, इसलिए यह उसे मजबूत होने के लिए प्रेरित करता है। ये सब सिर्फ किताब की मेरी समझ पर आधारित है। असली, ठीक है, हाँ, क्योंकि ज्यादातर अच्छे लोग ज्यादातर मर चुके हैं। ये कुछ हद तक अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अभी तक BTTH भी नहीं पढ़ा है और शायद कभी नहीं पढ़ूंगा। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे ट्रॉप्स हैं। हालांकि निष्पक्ष रूप से कहें तो ये कुछ हद तक एक ट्रेंड सेटर था, इसलिए आप इसे बिल्कुल दोष नहीं दे सकते। फिर भी यह मेरी पसंद नहीं है, लेकिन जियानिक्सिया फैनफिक्शन इन दिनों वास्तव में लोकप्रिय हो रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है कि हमारे पास हर रिलीज के साथ एक है। वैसे उपन्यास का नाम भी BTTHHMM से जुड़ता है। रेनोब डिस्कॉर्ड में शामिल हो। मेरे लिंक में जियानिक्सिया में एक दयालु और उचित व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? एक असंभवता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन दयालु ग्रामीणों के बारे में क्या जो अगले 10 अध्यायों में मारे जाने वाले हैं? शश नहीं, चलो उनके बारे में बात नहीं करते, इसीलिए यह असंभव है। यदि आप दयालु हैं तो अगले 10 अध्यायों में आपकी हत्या कर दी जाएगी। मैंने कुछ ऐसे देखे हैं जो बिल में फिट बैठते हैं। एब्सोल्यूट रेसोनेंस से लेन लुओ उचित और एक तरह से परोपकारी दोनों है। हालांकि मानवीय अर्थ में वह ईश्वरीय नहीं है, जिसका अर्थ ये शब्द हमेशा लगता है। और बाई शियाओचुन भी बहुत अच्छा था। मेरा मतलब है कि एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से वह बहुत अच्छा लगता है, जिसे वास्तव में कभी भी उससे या उसकी गोली बनाने से निपटना नहीं पड़ता है। लेकिन मैं कहूंगा कि यह अभी भी मायने रखता है। चलो बकवास बंद करते हैं, कहानी पर आते हैं। अध्याय 1, गिरे हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति। जूजी, युद्ध शिष्य, प्रथम स्तर, तीसरा सितारा। जादुई पत्थर की गोली के बगल में, जिसका उपयोग उन लोगों के साधना क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए किया जाता है जिन्होंने उस पर अपना हाथ रखा था, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीरे धीरे परिणाम की घोषणा की। उसकी आंखों में गहरा अफसोस और उदासी दिखाई दे रही थी। मंच के नीचे की भीड़ भी आपस में फुसफुसाने लगी। उनके सभी स्वर अफसोस और उदासी से भरे हुए थे। वह अभी भी पिछले साल के स्तर पर है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। वह कभी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हे भगवान, तो ये कहावत सच है कि स्वर्ग प्रतिभाशाली व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है। दर्शक आपस में बड़बड़ा रहे थे और चर्चा कर रहे थे, जबकि ऊंचे मंच पर बैठे 3 बुजुर्ग भी अफसोस और उदासी के साथ जादुई पत्थर की गोली के सामने जियोयान को देख रहे थे। आखिर इस बच्चे को क्या हो गया है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। जियोयान, जो कभी एक प्रतिभाशाली युवक था, पूरे जियो कबीले द्वारा प्रशंसित था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह इस मुश्किल में पड़ गया था। बगल में बैठे उनके पिता और कबीले के नेता जियाओ झान भी उदास दिख रहे थे। उनके बेटे जियाओयान में न केवल वह प्रतिभा थी जिससे पूरा भूटान शहर ईर्ष्या करता था, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी बहुत बढ़िया था जिससे कई लोग उनके जैसे थे। वह विनम्र, ईमानदार और बेहतरीन पारस्परिक कौशल वाले व्यक्ति थे। वह सभी के साथ समान और दयालु व्यवहार करते थे। वह भूटान शहर में एक उभरता हुआ सितारा हो सकते थे। उनके आसपास के लोगों द्वारा दिखाए गए पछतावे की तुलना में जियाओयान, जो कि एक व्यक्ति था, बहुत निराश नहीं था, बल्कि केवल थोड़ा सा भौहें सिकोड़ रहा था। उसके शरीर में क्या गड़बड़ थी? इस समय किसी ने अचानक जियाओयान को गले लगाया और उसे एक मुस्कान के साथ सांत्वना दी। उदास मत हो जियाओयान, टिल्डे, अपने आप पर विश्वास करो। मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में इस दुविधा को हल करने का कोई रास्ता खोज लोगे। जियाओयान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके बगल में एक युवक खड़ा था जो उसकी ही उम्र का था। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। ये व्यक्ति जियाओ निंग है, जियाओ कबीले के सबसे बड़े बुजुर्गों का बेटा और उसका एक चचेरा भाई भी है। अच्छा टिल्डे, मैं खुद इसके बारे में इतना दुखी नहीं हूँ। टिल्डे, जियाओयान ने हल्के से कंधे उचकाए, अपनी खुद की बेपरवाही को प्रकट करते हुए। ये देखकर जियाओ निंग ने भी अपनी चिंता छोड़ दी और जियाओयान के कंधे पर जोर से थपथपाया। ये सही है टिल्डे, एक आदमी को हमेशा शांत रहना चाहिए और कई कठिनाइयों को दूर करने के लिए शांत रहना चाहिए। जियाओ निंग ने जियाओयान के कान में झुककर मुस्कुराया। चलो मेरे प्यारे चचेरे भाई, चलो निंगचुन टॉवर वेश्यालय का नाम में मौज मस्ती करते हैं। मैंने सुना है कि उनके पास कुछ नई लड़कियां हैं। खर्च मेरे बिल में है। ओम जियाओ निंग, मैं अभी भी नाबालिग हूँ। नाबालिग होने में क्या बुराई है? क्या हम इस उम्र में मौज मस्ती नहीं कर सकते? मैं आपको बता दूं, जीवन में हमें इसका आनंद लेना चाहिए और उन पुराने नियमों की परवाह नहीं करनी चाहिए। चाचा जियाओ निंग टिल्डे। अचानक जियाओ निंग के पीछे से 2 ठंडी और भयानक आवाजें आई जिससे वह कांप उठा। उसने जल्दी से पलट कर देखा और 2 युवतियों को देखा जिनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी और वे उसे काले भावों के साथ घूर रही थीं।
वे जियाओ मेई और जियाओ जुनर थीं, जियाओ निंग की चचेरी बहनें जो जियाओ यान के ही परिवार से थीं। उनकी खूबसूरती के बावजूद दोनों के भयानक रूप को देखकर जियाओ निंग तुरंत डर गया और उसने घबराहट में अपना हाथ हिलाते हुए जियाओ यान को जल्दी से छोड़ दिया। ओह ठीक है, मेरा परीक्षण पहले ही खत्म हो चुका है, मैं पहले नीचे जाऊंगा। बोलने के बाद जियाओ निंग जल्दी से परीक्षण मंच से नीचे कूद गई और भीड़ में गायब हो गई, जिससे जियाओ यान अवाक रह गया। जियाओ निंग को जाते देखकर जियाओ मेई और जियाओ जुनर के भाव नरम पड़ गए। जियाओ मेई अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़ी थी, असंतोष के साथ जियाओ यान की ओर इशारा कर रही थी। चचेरी बहन जियाओ यान, भविष्य में उस आदमी जियाओ निंग से दूर रहना, वह हमेशा कुछ बुरा करने की फिराक में रहता है। हालांकि जियाओ जुनर ने जियाओ यान को किसी भी बात के बारे में चेतावनी नहीं दी और धीमी आवाज में पूछते हुए मुस्कुराए, भाई जियाओ यान, क्या आप निंगचुन टॉवर नामक उस जगह पर गए हैं? खतरनाक, बहुत खतरनाक। जियाओ जुनर के हाव भाव देखकर जियाओ यान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास हर दिन अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है, मेरे पास ऐसी जगह जाने का समय कैसे हो सकता है? बोलने के बाद जियाओ यान जल्दी से टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गया और उन्हें विदाई देते हुए छोड़ दिया। तुम दोनों टेस्ट जारी रखो, मैं पहले जा रहा हूँ। धुएं के एक झोंके की तरह गायब होते हुए जियाओ यान अपनी पीठ पर ठंडे पसीने के साथ आंगन से बाहर भागा। जियाओ मेई और जियाओ जुनैर ने उसके जाने वाले व्यक्ति को देखा, असहाय महसूस करते हुए, और अपने डूक्यूई टेस्ट को जारी रखने के लिए मुड़ गए। जूजी 7वां सितारा, जूजी 9वां सितारा। जैसे ही जियाओ यान आंगन से बाहर निकला, उसने पीछे से घोषणा सुनी और उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। कभी कभी, चाहे आप कितने भी खुले विचारों वाले क्यों न हो, ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप अपने दिल में नहीं भूल सकते। उफ्टिल्ड, वे दोनों बहनें वाकई डरावनी हैं। तभी जियाओ निंग, जो अभी अभी गया था, फिर से जियाओ यान के बगल में दिखाई दिया और परीक्षण मंच पर जियाओ मेई और जियाओ जुनैर को डर के साथ देखा। ऐसा लगता है कि भविष्य में जियाओ यान के साथ घूमते समय उसे और अधिक सावधान रहना होगा। आटिल्ड, लोकप्रिय लोग हमेशा अधिक परेशान करने वाले होते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? चचेरे भाई जियाओ यान टिल्ड जियाओ निंग ने जियाओ यान की पीठ थपथपाई और फिर उसकी गर्दन को गले लगाया। चलो, जब तक वे नहीं देख रहे हैं, चचेरे भाई आपको निंगचुन टॉवर ले जाएंगे। जियाओ यान के विरोध का इंतजार किए बिना जियाओ निंग उसे जियाओ परिवार के आंगन से दूर ले गया और निंगचुन टॉवर की ओर चल दिया। जियाओ यान ने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसका चचेरा भाई उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था और वह इस दयालुता को अस्वीकार नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह वास्तव में निंगचुन टॉवर में काफी दिलचस्पी रखता था, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। चहल पहल भरी सड़कों को पार करते हुए जियाओ निंग जियाओ यान को वुटन शहर के सिटी सेंटर में ले आया और निंगचुन टॉवर पर पहुंचा, जिसका उसने जिक्र किया था। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर आए, एक परिपक्व और खूबसूरत महिला ने उनका अभिवादन किया। जियाओ निंग को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसका स्वर बहुत गर्मजोशी से भरा हुआ था। यो टिल्ड 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 जियाओ निंग, युवा मास्टर, फिर से हमें सम्मानित करने आए हैं। परिपक्व महिला ने तब अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई जब उसने जियाओ निंग के बगल में जियाओ यान को देखा। और यह कौन है? यह मेरा भाई है, इसे लिटिल यानजी कहो। जियाओ निंग ने हंसते हुए पूछा, मैंने सुना है कि निंगचुन टॉवर में कुछ नई लड़कियां हैं। ओह हाँ, और वे जैसे ही आए, तुम्हें खबर मिल गई। परिपक्व महिला ने अपना रुमाल लहराया और चिढ़ाया, वे सभी लड़कियां किसी दिव्य प्राणी की तरह सुंदर हैं और उन्हें अभी तक किसी भी अतिथि को प्राप्त करने का मौका नहीं मिला है, टिल्ड, इसलिए वे अभी भी पवित्र हैं। अच्छा तो ये सही है, मैं उन सभी को आज के लिए बुक कर दूंगा। जियाओ निंग ने अपना हाथ बड़े ही शानदार तरीके से हिलाया और परिपक्व महिला खुशी से हंस पड़ी। युवा मास्टर जियाओ निंग से जैसी उम्मीद थी, तुम हमेशा की तरह उदार हो। परिपक्व महिला ने फिर आवाज लगाई, लड़कियां टिल्ड बाहर आओ और मेहमानों का स्वागत करो टिल्ड। जैसे ही परिपक्व महिला ने बोलना समाप्त किया, कई खूबसूरत महिलाएं मंच के पीछे से बाहर चली गईं। उन्हें देखकर जियाओ निंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वे सभी देवी की तरह सुंदर हैं, ये कहावत कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिर जियाओ निंग जल्दी से अपने होश में आया और उसे एहसास हुआ कि वह आज यहाँ क्यों आया है। उसने जियाओ यान को, जो उसके बगल में था, कई खूबसूरत महिलाओं के बीच में धकेल दिया। जियाओ यान पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं गया था और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि वह आमतौर पर जियाओ मेई और जियाओ जुनर जैसी दिव्य सुंदरियों से घिरा रहता था, लेकिन इन परिपक्व महिलाओं का आकर्षण अतुलनीय था। आज कृपया मेरे भाई के साथ अच्छा व्यवहार करें, वह अभी भी नाबालिग है, इसलिए उससे बहुत ज्यादा उम्मीद न करें। जब तक वह मजे करता है, पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। बोलने के बाद जियाओ निंग ने सीधे अपनी जेब से एक पर्स निकाला और उसे परिपक्व महिला की ओर फेंक दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी खूबसूरत हो गई। मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगी कि ये युवतियां इस युवा स्वामी की अच्छी तरह से देखभाल करें, परिपक्व महिला ने कहा। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, क्या ये दोनों युवतियां भी आपके साथ आ रही हैं? हाँ, कौन सी महिलाएं? महिला की बात सुनकर जियाओ निंग ने उलझन में अपना सिर झुकाया, फिर वह सख्त हो गया और फिर उसने अपना सिर पीछे की ओर देखने के लिए घुमाया। उसने जो देखा वह था जियाओ मेई और जियाओ जुनर की डरावनी मुस्कान, और दोनों के इर्द गिर्द एक हल्की काली आभा जो उनके कबीले के मुखिया को भी डर से कांपने पर मजबूर कर सकती थी। उस पल में जियाओ निंग ने पहले ही अपने अंतिम संस्कार के बारे में सोच लिया था। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है? जियाओ निंग के चेहरे पर पसीना टपक रहा था और वह धीरे धीरे खतरनाक बाघिनों के झुंड से दूर हटते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर बार जब वह एक कदम पीछे हटता, तो जियाओ मेई और जियाओ जुनर भी एक कदम आगे बढ़ जाते और उनकी डरावनी मुस्कान थोड़ी भी कम नहीं होती। जियाओ निंग, अगर तुम यहाँ अकेले खेलने आए हो तो हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते और हम तुम्हें बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करेंगे। लेकिन जियाओ यान जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ खींच कर लाना अच्छी बात नहीं है ना? जैसे जैसे जियाओ मेई और जियाओ जुनर के चेहरे करीब आते गए, जियाओ निंग का दिल ठंडा होता गया और निराशा उस पर हावी होती गई। वह मर चुका है। अध्याय 2, युनलैंड धुंधले बादल संप्रदाय। अरे, क्या तुमने सुना? कल निंगचुन टॉवर पर बहुत हंगामा हुआ। क्या हुआ? मैंने सुना कि यह जियाओ निंग था। जियाओ कबीले के पहले बुजुर्ग के पोते को निंगचुन टॉवर पर पीटा गया था। उसके दोनों पैर भी अपंग हो गए थे। क्या ऐसा करने की हिम्मत कौन कर सकता है? वह जियाओ कबीला है। किसने किया? मैंने सुना है कि यह जियाओ कबीले की 2 छोटी लड़कियां थीं। भूटान के हलचल भरे शहर में कई निवासी चाय पीने और कल की दिलचस्प घटनाओं के बारे में बात करने के लिए एकत्र हुए। इस बीच जियाओ कबीले के प्रशिक्षण मैदान में जियाओ यान हमेशा की तरह परिवार के युवा सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण में ले जा रहा था।
इस प्रक्रिया के दौरान जियाओयान अक्सर अपने चचेरे भाई जियाओनिंग को देखता था, जो उसके बगल में एक लकड़ी की कुर्सी पर लेटा हुआ था। युवक की गर्दन पर ब्रेस है, उसकी एक बांह पर पट्टी बंधी हुई है जो उसकी छाती के सामने लटकी हुई है, उसका एक पैर प्लास्टर में बंधा हुआ है जो सहारे पर लटका हुआ है, और उसके चेहरे पर हर आकार के कई चोट के निशान हैं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह दयनीय स्थिति में था। चचेरे भाई जियाओयान ने जियाओनिंग की दयनीय स्थिति को देखा और कमजोरी से चिंता से पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? आखिरकार जियाओनिंग उसकी वजह से इतनी दयनीय स्थिति में आ गई। जियाओयान खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका। कुछ नहीं टिल्डा, बस कुछ छोटी मोटी चोटें हैं। ओह। जियाओनिंग ने बेफिक्र होकर अपना हाथ हिलाया, लेकिन जिस तरह से उसने अपना हाथ हिलाया उससे उसके घाव में दर्द होने लगा, जिससे उसके मुंह के कोने फड़कने लगे और जियाओयान को आशंका होने लगी। इस समय जियाओयान ने जियाओनिंग को खुद से बड़बड़ाते हुए सुना, ये दोनों छोटी लड़कियां मुझे हाल ही में एक बाज की तरह देख रही हैं। ऐसा लगता है कि अगली बार जियाओयान को साथ लाने की कोशिश करते समय मुझे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खैर, वह अपने इस चचेरे भाई की हालत के बारे में व्यर्थ ही चिंतित था। जियाओनिंग के प्रति जियाओयान का अपराध बोध तुरंत गायब हो गया। दो शेरनियों द्वारा इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बावजूद उसने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। वह स्पष्ट रूप से पिटाई का हकदार था। अपने बड़बड़ाते चचेरे भाई बहनों को अनदेखा करते हुए जियाओयान मुड़ा और अपने आसपास के जियाओ कबीले के सदस्यों के समूह में वापस चला गया, जो अभी भी अपने दैनिक शारीरिक प्रशिक्षण में तल्लीन थे, और अपने हाथों को जोर से ताली बजाई। ठीक है, आप सभी के लिए अभी इतना ही काफी है। अब कुछ वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण का समय है। जियोयान की पीठ को देखते हुए जब वह जियो कबीले की युवा पीढ़ी को उनके युद्ध प्रशिक्षण में मदद कर रहा था, जियोनिंग ने आराम कुर्सी पर झुकते हुए अपने दिल में गहरी आह भरी। आकाश वास्तव में अन्यायपूर्ण है। जब जियोयान की साधना, प्रगति और प्रतिभा में अभी गिरावट नहीं आई थी, तो उसने अपने पिता से सक्रिय रूप से अनुरोध किया कि वह उसे जियो कबीले के कनिष्ठों को उनकी शक्ति में सुधार करने के लिए उनके प्रशिक्षण में मदद करने की अनुमति दे। हर बार वह उनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करता था, प्रत्येक कबीले के सदस्य की शक्तियों को खोजने और सुधारने और कमजोरियों को ठीक करने का प्रयास करता था। कभी भी किसी को नहीं छोड़ता था, चाहे उनकी प्रतिभा कितनी भी कमजोर हो और उनकी लड़ने की योग्यता कितनी भी खराब हो। साथ ही उसने उन्हें यह भी सिखाया कि एक परिवार होने का क्या मतलब है और मानवीय गुण और भावनाओं का क्या मतलब है। परिणामस्वरूप जियो कबीले के जूनियर की समग्र शक्ति अन्य दो प्रमुख परिवारों के संयुक्त रूप से अतुलनीय थी, और उनका पारिवारिक सामंजस्य अन्य दो परिवारों के संयुक्त रूप से कई गुना मजबूत था। जियोयान को अपने झटके का सामना करने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी योग्यताएं और शक्ति अब युवा पीढ़ी के शिक्षक होने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और वह अपने पिता के कोच के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार था। लेकिन जियो कबीले के जूनियर द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह रुक गया। उनके दिलों में जियोयान उनकी युवा पीढ़ी की रीढ़ था, कोई और नहीं। यहाँ तक कि कबीले का कुलपति भी उसकी जगह नहीं ले सकता था। तब से जियोयान का पर्यवेक्षित प्रशिक्षण और भी अधिक गंभीर हो गया, और उसने अपने शारीरिक प्रशिक्षण में किसी और की तुलना में अधिक मेहनत की। अगर वह डूक्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था, तो वह इसके बजाय अपने शरीर को प्रशिक्षित करेगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ हालांकि जियाओयान जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी के बीच केवल 3 स्टार डूजी युद्ध अभ्यासी के स्तर पर था, यहाँ तक कि जियाओनिंग भी युवा पीढ़ी के बीच उच्च साधना स्तर होने के बावजूद मुश्किल से अपनी लड़ाई को बराबरी में बदल सकता था। केवल जियाओ जुनर, युवा पीढ़ी के बीच सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति, उसे दबा सकता था, और वह भी मुश्किल से। अगर जियाओयान की डूक्यूई ठीक हो जाती तो जियाओ जुनर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। ये सोचकर जियाओनिंग को थोड़ा दुख हुआ। हालांकि जियाओयान ने अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की, लेकिन शरीर की अपनी सीमाएं थीं। डूक्यूई के बढ़ावा के बिना जियाओयान हमेशा दूसरों से कमतर रहेगा, और यह एक निर्विवाद तथ्य था। जैसे जैसे सभी की ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई, यह अंतर और भी स्पष्ट होता गया। अब जियाओयान अभी भी अपने मजबूत शरीर पर भरोसा कर सकता था ताकि उन लोगों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सके जिनकी डूक्यूई बहुत शक्तिशाली नहीं थी। लेकिन भविष्य में क्या होगा? जब उसके साथी डूक्यूई उस स्तर तक बढ़ गए जिसकी भरपाई जियाओयान शारीरिक प्रशिक्षण से नहीं कर सकता था, तो वह वास्तव में कुछ भी नहीं था। हालांकि जियाओ कबीले ने इस वजह से उसे नीची नजर से नहीं देखा, लेकिन वे धीरे धीरे खुद को उससे दूर कर लेंगे जब तक कि जियाओयान पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति नहीं बन गया। जियाओनिंग की बहन जियाओ यू ने जियानान अकादमी में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत की, ताकि अकादमी में जियाओयान द्वारा डूक्यूई को खोने के बारे में सुराग मिल सके। हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। शायद यही किस्मत थी। स्वर्ग ने जियाओयान को क्षणभंगुर प्रतिभा दी, लेकिन जब उससे सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी तब उसे छीन लिया। अगर कोई और इस कमी का सामना कर रहा होता तो शायद वे इसे सहन नहीं कर पाते और बहुत पहले ही आत्महत्या कर लेते। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो वे दो लड़कियां कहां चली गईं? जियाओनिंग ने जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी में जियाओ मेई और जियाओ जुनर के व्यक्तित्व को नहीं देखा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ। ये दो छोटी लड़कियां हर दिन जियाओयान से खुद को बांधना पसंद करती थीं। जियाओनिंग को पूरा यकीन था कि अगर कबीले के सख्त नियम न होते तो ये दो छोटी लड़कियां आधी रात को जियाओयान के बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत करतीं। और ये दो छोटी लड़कियां जियाओयान की देखरेख में होने वाले दैनिक प्रशिक्षण में कैसे नहीं आ सकती थीं? क्या वे जियाओयान की पिटाई से उसके घायल होने के कारण प्रशिक्षण में भाग लेने में शर्मिंदा हैं? बेतुका मत बनो टिल्डा। जियाओनिंग जियाओ मेई और जियाओ जुनर के चरित्र को अच्छी तरह से जानती थी। जियाओयान को निंगचुन टॉवर में ले जाने के बारे में दोषी महसूस करने से दूर उन्हें केवल उस पर कठोर न होने का पछतावा होगा। शायद वे कहीं साजिश कर रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं कि मुझसे बदला कैसे लिया जाए। जियाओनिंग ने अनुमान लगाया, फिर अपनी बैसाखी पर झुक गया और आराम कुर्सी से उठकर जियाओयान से कहा, जियाओयान, मैं अब वापस जा रहा हूँ। ठीक है, अपने रास्ते में सावधान रहना। जियाओयान ने निर्देश दिया और जियाओनिंग ने अपनी बैसाखी पर प्रशिक्षण मैदान से दूर जाने से पहले अपना हाथ हल्के से हिलाया। हालांकि जैसे ही वह प्रशिक्षण मैदान से निकला और जियाओ कबीले के प्रांगण में पहुंचा, जियाओनिंग ने जियाओ कबीले के द्वार के बाहर ढोल, घंटियां, पटाखे और जश्न की तेज आवाज सुनी, जिसने उसे भ्रम में डाल दिया। क्या हो रहा है? क्या आज कोई त्योहार है? NOWELL-BE-IN.COM। अपनी बैसाखी पर लंगड़ाते हुए जियाओनिंग जियाओ कबीले के द्वार पर पहुंचा और तुरंत बाहर एक लंबा जुलूस देखा, जिसमें एक बड़ा झंडा था जिस पर यू शब्द उकेरा हुआ था। यूनालान संप्रदाय, बादल जैसा धुंधला संप्रदाय। जियामा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में जियामा साम्राज्य में हर कोई इस संप्रदाय से परिचित था। लेकिन इतना बड़ा संप्रदाय उनके छोटे से वुतान शहर में क्यों आएगा? इस बिंदु पर जियाओनिंग ने जुलूस का नेतृत्व करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़े व्यक्ति के पीछे एक युवा गुलाबी बालों वाली लड़की चल रही थी।
यद्यपि वह युवा लड़की सुंदर थी, लेकिन उसमें थोड़ा घमंड था और ये देखना आसान था कि उसके साथ घुलना मिलना आसान नहीं था। फिर जियाओ जान और 3 बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति और युवा लड़की का स्वागत करने के लिए बाहर आए और उन्हें रिसेप्शन हॉल में स्वागत किया। जियाओ निंग भी चुपके से दरवाजे पर खड़ी उनकी बातचीत सुन रही थी। अरे जियाओ निंग! यह अभिवादन सुनकर जियाओ निंग का शरीर सहज रूप से कांप उठा और उसने अचानक अपना सिर घुमाया। जियाओ मेई और जियाओ जुनर को अपने पीछे खड़े देखा, हालांकि उसे नहीं पता था कि वे कब आए थे। आह, क्या ये मेरी 2 प्यारी छोटी बहनें नहीं हैं? इन 2 छोटी शैतानियों को देखकर जियाओ निंग के सारे घाव अचानक दर्द से भर गए और उसका शरीर सहज रूप से उनसे दूर चला गया। हम आज का दर्द अच्छी तरह याद है, अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जियाओ मेई ने भयभीत जियाओ निंग को ठंडी मुस्कान के साथ देखा, जिससे वह बार बार सिर हिलाता रहा। जियाओ मेई ने संतोषजनक ढंग से मुस्कुराया और फिर रिसेप्शन हॉल की ओर देखा। आज मेहमान हैं। आह, ये यूनान संप्रदाय के लोग हैं। जियाओ निंग ने रिसेप्शन हॉल की ओर थोड़ा देखते हुए गंभीरता से उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि प्रसिद्ध यूनान संप्रदाय हमारे जियाओ कबीले में क्यों आएगा। हालांकि उसने बड़ों से सुना था कि जियाओ कबीला कितना गौरवशाली हुआ करता था, लेकिन उनकी वर्तमान शक्ति यूनान संप्रदाय के जूते उठाने के लायक भी नहीं थी। दोनों के बीच कोई मेल नहीं होना चाहिए। इस समय जियाओ जुनर का चेहरा किसी अज्ञात कारण से कुछ अप्रिय हो गया, क्योंकि वह रिसेप्शन हॉल में बिगड़ेल युवती को देख रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी। मैंने अंकल जियाओ से पहले सुना है कि दादा जियाओ और नालन परिवार के मुखिया युद्ध के मैदान में शपथ लेने वाले भाई थे। ऐसा हुआ कि जब जियाओ यान भाई और उनकी पोती का जन्म हुआ तो दोनों दादाओं ने बच्चों के रूप में उनकी सगाई की व्यवस्था की। और वह युवती वह मंगेतर है जिसके साथ जियाओ यान भाई ने उंगली सगाई की थी। वह नालन परिवार की युवा मालकिन है, जिसे यूनान संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय के नेता नालन जी ने सीधे शिष्य के रूप में लिया था। जियाओ जुनर की बातें सुनकर जियाओ निंग थोड़ा चौंक गई, जबकि जियाओ मेई तुरंत जल्दी में चिल्लाई, मंगेतर। लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज बहुत तेज थी और उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। ये देखकर कि रिसेप्शन हॉल में किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उसने राहत की सांस ली और उत्सुकता से जियाओ जुनर को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस बार चचेरे भाई जियाओ यान के साथ विवाह अनुबंध पूरा करने आए थे? यह असंभव है। जियाओ निंग का चेहरा भी काला पड़ गया, उसकी आंखों में कुछ गुस्सा दिखाई दे रहा था। इस महाद्वीप पर मूल नियम है योग्यतम का जीवित रहना। हम जियाओ यान के प्रति दयालु हैं क्योंकि हम उसके हर संचय और उसके डूक्यूई के अलावा उसके उत्कृष्ट व्यक्तित्व को समझते हैं, लेकिन बाहरी लोग उसे केवल एक बेकार बर्बादी के रूप में देखते हैं। जियाओ निंग की बातें सुनकर जियाओ मेई धीरे धीरे समझ गई और उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। क्या वह सगाई तोड़ने की कोशिश कर रही है? अध्याय 3। क्या हम आपकी सगाई तोड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं? निश्चित रूप से ये जानने पर कि नालन यानरान जियो यान की मंगेतर थी, जियोमी की पहली प्रतिक्रिया एक दृश्य का निर्माण करना और नालन यानरान को दूर भगाना था, ताकि लोमड़ी फिर कभी जियो कबीले के दरवाजे पर पैर न रखे। हालांकि जियो निंग के संदेह को सुनने पर कि दूसरा पक्ष सगाई तोड़ने आया था, जियोमी ने जियो कबीले के दरवाजे के बाहर की भव्यता को देखा और वह बहुत नाखुश हो गई। वह जियो यान के साथ सगाई तोड़ने के दूसरे पक्ष के बारे में बात से सहमत थी, लेकिन नालन यानरान को इस तरह के अहंकारी रवैये के साथ नहीं आना चाहिए था, जिससे उन्हें लगभग ब्रेकअप के लिए सहमत होना पड़े। बुतान शहर में हर कोई आज नालन यानरान के भव्य प्रवेश को देख सकता था, और अगर सगाई टूट जाती तो जियो यान का चेहरा कहाँ जाता? जियो जान का चेहरा कहाँ जाता? पूरे जियो कबीले का चेहरा कहाँ जाता? हालांकि जियोमी बेहद गुस्से में थी, लेकिन वह असहाय थी। वे केवल कबीले के कनिष्ठ थे और चाहे वे कितने भी क्रोधित क्यों न हो, उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। जियाओ मेई, प्रशिक्षण स्थल पर जाओ और जियाओ यान को यहाँ लाओ। उसे इस मामले के बारे में जानने का अधिकार है। जियाओ निंग ने जियाओ मेई को निर्देश दिया। यदि दूसरे पक्ष ने वास्तव में सगाई तोड़ दी तो ये काफी बुरा था, लेकिन यदि संबंधित पक्ष जियाओ यान को इस तथ्य के बारे में पता चला और वह इस मामले में शामिल नहीं था तो यह और भी दुखद होगा। ठीक है। जियाओ मेई ने भारी सिर हिलाया और जियाओ यान को खोजने के लिए प्रशिक्षण स्थल की ओर मुड़ गई। जियाओ मेई के जाने के बाद जियाओ निंग ने जियाओ जुनर को देखने के लिए मुड़कर फुसफुसाया, जुनर, आपके पास इसे हल करने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना? बहुत समय पहले से जियाओ निंग ने महसूस किया था कि जियाओ यान की छोटी बहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। कई बार उनके अपने दादा जियाओ कबीले के बड़े को भी जियाओ जुनर की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता था, जो उसके पीछे की शक्ति को साबित करने के लिए पर्याप्त था। यह जियाओ यान गेगेस चीनी में बड़े भाई के लिए जेपी नीचान की तरह का अपना मामला है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगी, जियाओ जुनर ने अपनी आंखों में हत्या के इरादे के संकेत के साथ कहा। लेकिन आधार यह है कि नालन यानरान बहुत दूर नहीं जाता है। अंत में ये 2 बुजुर्गों द्वारा नालन यानरान और जियाओ यान की जानकारी के बिना तय की गई शादी थी। नालन यानरान के लिए सगाई रद्द करना अनुचित नहीं था, लेकिन उसने ऐसा तब किया जब जियाओ यान अपनी प्रतिभा खो चुका था और उसे यूनान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु द्वारा एक निजी शिष्य के रूप में लिया गया था। यह कोई समस्या नहीं होती अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि यह उनके बुजुर्गों द्वारा तय की गई शादी थी और जियाओ जान अनुचित नहीं होता। आखिरकार जियाओ कबीले और नालन परिवार एक अच्छे जोड़े नहीं थे और सगाई रद्द करना समझ में आता था। समस्या ये थी कि नालन यानरान ने सगाई रद्द करने का बड़ा तमाशा बनाया, जिससे बुटन शहर में सभी को इस बारे में पता चल गया। वह ऐसा करने की कोशिश कर रही थी ताकि जियाओ यान बुटन शहर में फिर कभी किसी के सामने अपना सिर न उठा सके। यहाँ तक कि जियाओ निंग और जियाओ जुनर जैसी युवा पीढ़ी भी इसे देख सकती थी, तो जियाओ जान और 3 बुजुर्ग इसे कैसे नहीं देख सकते थे? लेकिन अगर वे समझ भी जाते तो वे क्या कर सकते थे? जियाओ कबीले की शक्ति नालान परिवार के बराबर भी नहीं थी, यूनान संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए। अगर नालान यानरान वाकई आज सगाई रद्द करना चाहते तो जियाओ कबीले के लोग सिर्फ अपने दांत पीसकर इसे निगल सकते थे, भले ही दूसरा पक्ष उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे और दूसरा गाल पेश करते हुए मुस्कुराए। NO12BIN.C ओम। नालान यानरान के साथ आए यूनान संप्रदाय के बुजुर्ग गेये ने जियाओ जान से काफी देर तक बात की, लेकिन कभी मुद्दे पर नहीं आए, जिससे नालान यानरान थोड़ी अधीर हो गई। उसने गेये को हल्की सी घूर कर देखा। गेये ने अपने दिल में गहरी सांस ली। किसी को नाराज करना आसान नहीं था, चाहे वे कोई भी हों, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। नालान यानरान संप्रदाय के गुरु के निजी शिष्य थे, यूनान संप्रदाय के भावी उत्तराधिकारी। इस मामले पर चर्चा होनी ही थी, भले ही इसे उठाना मुश्किल हो। जियो कबीले के नेता गेये ने जियो जान की ओर थोड़ा सा हाथ झुकाया और धीरे से बोला, दरअसल हम इस बार आपके साथ एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने आए हैं। यह आ गया। जियो जान और तीनों बुजुर्गों के दिलों में ठंडक महसूस हुई और उनकी आंखों में भी गुस्से की झलक दिखी, साथ ही शक्तिहीनता की गहरी भावना भी।
यूनान संप्रदाय जैसे विशालकाय व्यक्ति का सामना करने वाले जियो कबीले की यह वर्तमान स्थिति थी। भले ही उनका अपमान किया गया हो और उन्हें जमीन पर दबा दिया गया हो, वे इसे सहन कर सकते थे। ताकत ही सही है, और यह महाद्वीप कितना क्रूर है। चाहे वह अपने दिल में कितना भी गुस्सा क्यों न हो, उसे अभी भी अपना काम करना था। हे हमारा जियो कबीला कमजोर और शक्तिहीन है, लेकिन अगर हम कुछ भी मदद कर सकते हैं तो एल्डर जी ये बस पूछ सकते हैं। जियो झान ने जी ये को प्रणाम किया और जी ये बोल पड़े। जैसा कि आपने सुना होगा, यानरान पहले से ही हमारे यूनान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की निजी शिष्या बन चुकी है। वह भविष्य में अनिवार्य रूप से पूरे यूनान संप्रदाय को अपने अधीन कर लेगी। हालांकि हमें हाल ही में पता चला कि यानरान अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, और इसके बारे में पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि वह अपने दादा द्वारा तय की गई सगाई से परेशान है। तो क्या जियाओ झान ने अपने गुस्से को दबा दिया, अनभिज्ञता का दिखावा किया और बिना सोचे समझे अपनी मुट्ठी आर्मरेस्ट पर कस ली। ये ने स्वाभाविक रूप से जियाओ झान के विचारों को समझ लिया और सिर में दर्द महसूस करते हुए नालान यानरान की आग्रहपूर्ण निगाहों के नीचे अनिच्छा से बोल पड़ा। इसलिए युवा गुरु के साथ यानरान की सगाई के बारे में हम आशा करते हैं। ये ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि अचानक रिसेप्शन हॉल के बाहर से एक लड़के की आवाज आई। पिताजी, क्या आपने मुझे बुलाया है? जियाओ यान रिसेप्शन हॉल के दरवाजे पर खड़ा था और अपने पिता जियाओ झान को देख रहा था। जियाओ झान बोलने ही वाला था कि नालन यानरान अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और जियाओ यान को चौंक कर देखने लगी। तुम जियाओ यान हो? तुम कौन हो? जियाओ यान ने उस जानी पहचानी लड़की को देखा और एक पल सोचने के बाद अचानक उसे एहसास हुआ और उसने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई। छोटी ग्लूटन, तुम छोटी ग्लूटन किसे कह रही हो? जियाओ यान का उपनाम सुनकर नालन यानरान का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। रिसेप्शन हॉल में मौजूद सभी लोग अंदर और बाहर इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे को देखकर क्या ये दोनों युवा एक दूसरे को जानते हैं? जैसे ही सभी सोच रहे थे, नालन यानरान के चेहरे की लाली फीकी पड़ गई और उसका हाव भाव बेहद गंभीर हो गया। उसने जियाओ झान की तरफ रुख किया, अपने हाथों में मुट्ठियां बांधकर झुकी और दृढ़ता से कहा, अंकल, यानरान आज यहाँ सिर्फ एक ही उद्देश्य से आई है। नालन यानरान की बात सुनकर ये ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और नौकर को माफी के तौर पर पहले से तैयार दवा लाने का इशारा किया, साथ ही किसी भी समय स्थिति को बचाने के लिए कदम उठाने की तैयारी भी की। लेकिन नालन यानरान ने जो कहा उससे वह अचानक वहीं जम गया। मुझे उम्मीद है कि मैं तुरंत जियो कबीले में शादी कर लूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक पल के लिए पूरा रिसेप्शन हॉल खामोश हो गया और ये के चेहरे पर सवालिया निशान थे क्योंकि वह नालन यानरान को एकटक देख रहा था। और तो युवा मालकिन, क्या हम यहाँ आपकी सगाई रद्द करने नहीं आए थे? इसके बजाय यह शादी का प्रस्ताव कैसे बन गया? अध्याय 4, 3 साल का वादा। जियाओ कबीले के स्वागत कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये ने नालन यानरान को अपने चेहरे पर एक अचंभित भाव के साथ देखा। जो कुछ हो रहा था उसे समझ नहीं पा रहा था। देखिए, मूल रूप से यूनान संप्रदाय के कुलपति यून नालन यानरान के सगाई तोड़ने के फैसले के बहुत खिलाफ थे, और अगर नालन यानरान लगातार अनुनय विनय न करते तो यून ने ये को उसका समर्थन करने के लिए नहीं भेजा होता। लेकिन अब जब वे पहले से ही यहाँ थे तो नालन यानरान ने अचानक अपना मन बदल लिया। मालकिन, मैंने उसे ढूंढ लिया है, मैंने मुआवजा उपहार भी तैयार कर लिया है। मैं तुम्हारे लिए अपना चेहरा भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब तुम आखिरी पल में अपना मन बदल रही हो। न केवल ये हैरान था, बल्कि जियाओ झान और 3 बुजुर्ग भी हैरान थे। कोई भी देख सकता था कि यहाँ आने का नालन यानरान का मूल इरादा सगाई तोड़ना था। इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन जियाओ यान को देखते ही उसका रवैया 180 डिग्री बदल गया, जिससे सभी के सिर चकरा गए। उसने सगाई तोड़ने का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उसने मांग भी की शादी तुरंत हो जाए। इस बीच हॉल के बाहर जियाओ निंग और बाकी लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था। जियाओ निंग धीरे धीरे अपने होश में आया। ऐसा लगता है कि जियाओ यान के चचेरे भाई और नालन यानरान एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसे देखने के बाद उसने सगाई तोड़ने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा और इसके बजाय मांग की शादी तुरंत हो जाए। अरे जुनर, जियाओ यान वाकई कमाल है। जियाओ निंग की आवाज अचानक धीमी हो गई। उसने जियाओ जुनर को डरावनी नजर से देखा। ओह, जियाओ यान वाकई लोकप्रिय है ना? जैसे ही उसने जियाओ जुनर के बेहद उदास शब्दों को सुना, जियाओ निंग का शरीर बेकाबू होकर कांप उठा और वह अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। जाहिर है, नालन यानरान के शब्दों ने जियाओ जुनर की दुखती रग को छू लिया था। हालांकि जब जियाओ जुनर मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पा रही थी, जियाओ मई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और रिसेप्शन हॉल में घुस गई। मैं विरोध करती हूँ। जियाओ मई की आपत्ति ने हॉल में मौजूद स्तब्ध भीड़ को होश में ला दिया। दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत अपनी पोती को घूर कर देखा। मेयर, पीछे हट जाओ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मुझसे कोई लेना देना कैसे नहीं है? जियाओ यान का काम मेरा काम है। जियाओ मई ने फिर अपना सिर नालन यानरान को घूरते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं कहती हूँ तुम यहाँ सगाई तोड़ने के लिए आए हो, है ना? मैं सगाई तोड़ने का पूरा समर्थन करती हूँ। हमारा जियाओ कबीला तुम्हारे नालन परिवार के लायक नहीं है। जियाओ यान तुम्हारे लायक नहीं है। सगाई तोड़ने के बाद अपने छोटे से कुलपिता की तरह बन जाओ। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। जियाओ मई के बोलने के बाद जियाओ झान और तीनों बुजुर्गों के चेहरे विशेष रूप से बदसूरत हो गए। हालांकि यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है कि जियाओ कबीले की तुलना नालन परिवार से नहीं की जा सकती। ये भी एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है कि जियाओ यान वर्तमान में नालन यानरान के योग्य नहीं है। लेकिन जियाओ कबीले के किसी व्यक्ति के रूप में आप ऐसा नहीं कह सकते। क्या यह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना नहीं है? हालांकि मुझे पता है कि जियाओ मई क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके शब्दों ने निस्संदेह जियाओ कबीले की प्रतिष्ठा का बहुत अपमान किया है। खासकर दूसरे बुजुर्ग के लिए, अगर कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं होता तो वह वास्तव में जल्दी से जल्दी उठकर अपनी पोती को ऐसी बातें कहने के लिए अच्छी तरह से पीटना चाहता था। इस बीच दरवाजे के बाहर जियाओ निंग दर्द में अपना सिर पकड़े हुए था। ओह मेरे चचेरे भाई जियाओ मई, भले ही मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आप बस जियाओ कबीले और जियाओ यान को इस तरह से कहीं से भी कमतर आंक रहे हैं। तभी जियाओ जुनर भी मीटिंग हॉल में दाखिल हुए। जी ने गौर से देखा कि जब जियाओ जुनर अंदर आया तो जियाओ झान सहित तीनों बुजुर्गों का गुस्सा तुरंत गायब हो गया और कुलपति की आंखों में विस्मय की गहरी भावना भी थी, जिसने जी के माथे पर गहरी शिकन ला दी। आखिर जियाओ जुनर कौन है? जियाओ मई के सामने खड़े होकर जियाओ जुनर ने धीरे से अपना हाथ जो नालन यानरान की ओर इशारा कर रहा था वापस नीचे रखा और जियाओ झान को प्रणाम किया। कुलपति, 3 बुजुर्ग। जियाओ जुनर का चेहरा शांत रहा और उसकी अलौकिक आवाज हॉल में सभी के कानों तक पहुंची।
हालांकि जियाओ मेई के शब्द बहुत असभ्य थे, लेकिन उनके पीछे के तर्क में कोई समस्या नहीं है। आजकल विवाह मेल खाने वाले परिवारों पर आधारित होना चाहिए। चूंकि नालन का परिवार फल फूल रहा है और मिस नालन यानरान भी बुद्धिमान है और उन्हें यूनलान संप्रदाय के प्रमुख के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, मेरा मानना है कि दोनों परिवारों को आपस में विवाह करने के लिए मजबूर करना दोनों पक्षों के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। मूल रूप से ये सगाई युवा पीढ़ी की भावनाओं पर विचार किए बिना दो दादाओं द्वारा किया गया निर्णय था। अब इस सगाई को रद्द करना अधिक उचित होगा। हम खुद शादी से पीछे हट जाएंगे, लेकिन हम कोई उपहार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद मिस नालन यानरान जियाओ कबीले के साथ किसी भी उलझन से बचने की कोशिश करेगी और एक बेहतर भविष्य की तलाश करेगी, जिसकी आप हकदार हैं। जियाओ जुनर का भाषण न तो विनम्र था और न ही दबंग, और उसके पास ठोस तर्क और एक स्पष्ट संदेश था। यदि आप आज इस सगाई को रद्द नहीं करते हैं, तो हम इसे खुद रद्द कर देंगे। बहू के रूप में जियाओ कबीले में प्रवेश करने के बारे में सोचना भी मत। NOWELL-BE-IN.COM। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सगाई रद्द करने के लिए यहाँ आई हूँ। जियाओ जुनर के शब्दों के बारे में नालन यानरान का चेहरा ठंडा था और उसने अपने उच्च पद से जियाओ जुनर को नीचा देखा। आप सही कह रहे हैं, सगाई हमारे दादाओं द्वारा की गई थी और युवा पीढ़ी द्वारा इसकी उपेक्षा की जा सकती थी। हालांकि ऐसा हुआ कि मैं जियाओ यान से बहुत संतुष्ट हूँ और मेरा मानना है कि वह मेरा पति बनने के योग्य है। इसलिए मैंने इस सगाई का फैसला किया है। नालन यानरान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, लेकिन जियाओ जुनर ने उसे थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों से देखा, एक मुस्कान दिखाते हुए जो बहुत दोस्ताना नहीं थी। तो तुम कह रहे हो कि मिस नानालान वाकई बड़े भाई जियाओ यान पर फिदा है? मैं पहले से ही जियाओ यान की मंगेतर हूँ, तो फिदा होने की बात कहाँ से आई? नालन यानरान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी जियाओ जुनर को घूरते हुए, मेरी राय में ये तुम ही हो जो मेरे मंगेतर से चिपके हुए हो, है ना? धमाका। गोल्डन डुक्यूई अचानक जियाओ जुनर के शरीर से फूट पड़ी, जबकि नालन यानरान ने भी खुद को नहीं रोका, क्योंकि उसकी डुक्यूई जियाओ जुनर का मुकाबला करने के लिए फूट पड़ी। अब चीजें वाकई मुश्किल हो गई हैं। यह दृश्य देखकर, चाहे वह जियो कबीले का मुखिया जियो झान हो या यूनलान संप्रदाय का बुजुर्ग जिये, उन्हें नहीं पता था कि इस स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन दोनों के बीच जियो झान की तुलना में जिये निस्संदेह अधिक उलझन में था। क्या उन्हें अभी भी शादी रद्द करनी चाहिए या नहीं? जुनर, शांत हो जाओ। जियो यान ने हल्के से जियो जुनर के कंधे को थपथपाया, फिर नालन यानरान की ओर देखा। लिटिल ग्लूटन, अपनी डुक्यूई को दूर रखो, बुजुर्ग सभी मौजूद हैं, हम असभ्य नहीं हो सकते। मुझे फिर से लिटिल ग्लूटन मत कहो। जियो यान का संबोधन सुनकर नालन यानरान का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने डांटते हुए अपने पैर पर जोर से पटक दिया। ठीक है टिल्ड, मैं तुम्हें अब ऐसा नहीं कहूंगा। जियो यान मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, फिर गंभीरता से नालन यानरान को प्रणाम किया। मिस नालन के अनुग्रह से जियाओ यान सम्मानित है, लेकिन जैसा कि मेरी छोटी बहन ने कहा, हमारी स्थिति और ताकत में काफी अंतर है। अगर मिस नालन मुझसे शादी करने पर जोर देती है, तो मुझे डर है कि यह मिस नालन और यहाँ तक कि पूरे नालन कबीले के लिए शर्म की बात होगी। इन शब्दों को सुनने के बाद जिये को वास्तव में जियाओ यान के प्रति सद्भावना का संकेत महसूस हुआ। लड़का विनम्र और स्थिर दोनों है, वह न तो अभिमानी है और न ही अधीर। अगर साधना में उसकी प्रगति की कमी न होती, तो वह निस्संदेह भविष्य में कोई महान व्यक्ति बन जाता। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। मैं अपना जीवन खुद तय करूंगा। इसका नालन कबीले से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही जियाओ यान ने बोलना समाप्त किया, नालन यानरान ने धीरे से अपनी छाती को सहलाया और कठोर स्वर में घोषणा की, मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है। तुम ही एकमात्र आदमी हो जिससे मैं इस जीवन में शादी करूंगी। मैं किसी और को नहीं पहचानूंगी। नालन यानरान आज बेहद दृढ़ निश्चयी थी। वह शादी को बिल्कुल भी रद्द नहीं करेगी। इस बिंदु पर जिये अब और शांत नहीं बैठ सकती थी। अगर वह इस युवा मालकिन को हंगामा मचाने की अनुमति देता, तो यह मामला कभी खत्म नहीं होता। मिस यानरान, इस बारे में क्या ख्याल है? ये झुकी और नालन यानरान के कान में फुसफुसाया और उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से शांत हो गईं। ये के बोलने के बाद नालन यानरान ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, चलो एल्डरजीयस की योजना के अनुसार करते हैं। फिर उसने जियाओ यान की ओर इशारा किया और घोषणा की, जियाओ यान, मैं तुम्हारे सामने 3 साल की शर्त रखती हूँ। 3 साल बाद हम यूनलान संप्रदाय में लड़ेंगे। अगर मैं जीत जाती हूँ, तो हम तुरंत शादी कर लेंगे। अगर मैं हार जाती हूँ, तो हमारी सगाई आधिकारिक रूप से रद्द हो जाएगी। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम इस शर्त को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? अध्याय 5, अन्याय। नालन यानरान ने 3 साल की शर्त का प्रस्ताव रखा, जो स्वाभाविक रूप से जिये का विचार था। अगर जियाओ यान 3 साल बाद नालन यानरान को हरा नहीं पाती, तो नालन यानरान की इच्छा पूरी हो जाती और वह जियाओ यान से शादी कर सकती थी। अगर नालन यानरान जियाओ यान से हार जाती, तो सगाई रद्द हो जाती, लेकिन यह भी साबित होता कि जियाओ यान नालन यानरान के योग्य थी। अगर नालन यानरान उस समय फिर से उसका पीछा करती, तो जियाओ यान इसे मना करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, नालन यानरान किसी भी मामले में नहीं हारेगी। इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह जियाओ यान से शादी कर सकती है, नालन यानरान निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कठिन अभ्यास करेगी कि वह जियाओ यान को हरा सके, जो यूनलान संप्रदाय के लिए भी एक अच्छी बात थी। हर कोई कारण समझ गया, लेकिन यह अजीब क्यों लगा? जियाओ झान और तीनों बुजुर्गों ने भौहें सिकोड़ ली, अपनी भौहों के बीच संदेह दिखाते हुए। तर्क में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन यह अजीब क्यों लगा? क्या नालन यानरान को वाकई जियाओ यान से प्यार हो गया था? जियाओ झान, जो जियाओ यान का पिता था, भौहें सिकोड़कर बोला। वह जानता था कि उसका बेटा बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या वह वाकई इतना बढ़िया था कि यूनलान संप्रदाय का भावी संप्रदाय नेता उससे शादी कर लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए? इसके अलावा जियाओ यान की दाव क्यूई किसी कारण से स्थिर हो गई थी, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वे इस समस्या को हल कर सकते हैं। अगर जियाओ यान वाकई नालन यानरान से हार गई, तो वह एक बेकार पति से शादी कर लेगी। क्या उसे इसकी परवाह नहीं थी? जियाओ यान ने चुपचाप नालन यानरान को देखा, थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। नवंबर LBJNN। पक्ष विपक्ष तौलने के बाद जियाओ यान ने एक बार फिर अपनी मुठ्ठियां बांधी और गंभीरता से जवाब दिया, मैं इस 3 साल के समझौते को स्वीकार करता हूं। क्या तुमने क्यों स्वीकार किया? जैसे ही जियाओ यान ने बोलना समाप्त किया, जियाओ मेई भड़क उठी। वह वही है जिसने तुमसे शादी करने के लिए भीख मांगी और विनती की, क्यों? वाह वाह वाह। क्या तुम कृपया अपना मुंह बंद रख सकते हो? जियाओ निंग जल्दी से अपनी बैसाखी के साथ जियाओ मेई के पीछे आया और उसे बेतहाशा बोलने से रोकने के लिए एक हाथ से उसका मुंह ढक दिया। नालन यानरान ने जियाओ मेई को अनदेखा किया और जिये को देखा।
एल्डर जी ये कृपया उपहार नीचे रख दें, जियाओ यान को भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। बोलने के बाद नालन यानरान मुड़ा और रिसेप्शन हॉल से बाहर निकल गया। जाने से पहले जियाओ जुनर को गहराई से देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की निगाहों में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी की लपटें देखीं। नालन यानरान को पता था कि आवेगशील और बुद्धिहीन छोटी लड़की जियाओ मेई उसकी असली दुश्मन नहीं थी, बल्कि उसकी ठंडी गणना वाली जियाओ जुनर थी। भतीजी नालन, एल्डर जी ये कृपया वापस जाते समय अपना ख्याल रखना। जियाओ झान और 3 बुजुर्ग अपने मेहमानों को विदा करने के लिए खड़े हुए। और इस तरह युनलान संप्रदाय ने बुतान शहर को भव्य और भव्य तरीके से छोड़ दिया, शहर को अपनी पूर्व शांति में वापस छोड़ दिया। युनलान संप्रदाय के चले जाने के बाद सभी लोग रिसेप्शन हॉल में लौट आए। जियाओ निंग ने भी जियाओ मेई के मुंह को ढकने वाले अपने हाथ को छोड़ दिया, केवल उसके पैर पर एक जोरदार एड़ी के प्रहार का सामना करना पड़ा। जियाओ निंग, क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, तुम्हारी चाची? जियाओ मेई ने जियाओ निंग के कॉलर को पकड़ा और गुस्से में उसे डांटा। दूसरा बुजुर्ग जो पास खड़ा था अब और नहीं देख सकता था, जाने दो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितना अपमान किया है? टीएस्क अपने दादा को सच में गुस्सा होते देख जियाओ मेई ने जियाओ निंग को छोड़ दिया, जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, और जियाओ यान के पास आकर उसे डांटने लगा। चचेरी बहन जियाओ यान, तुम उसकी बात कैसे मान सकती हो? तुम इस तरह से 3 साल में उसे हरा नहीं पाओगी। क्या तुम 1 मिनट के लिए भी मूक की तरह चुप नहीं रह सकती? जियाओ जुनर आखिरकार इसे और नहीं रोक पाए और जियाओ मेई के सिर पर हथौड़े से वार किया। इस छोटी लड़की ने जो भी मन में था बोल दिया। क्या वह सिर्फ यह नहीं कह रही थी कि जियाओ यान बेकार है? लेकिन जियाओ मेई ने अपना सिर ढक लिया और दुखी दिखी। अगर चचेरी बहन जियाओ यान वाकई 3 साल में हार जाती है तो उसे नालन यानरान ले जाएगा। बोलने के बाद जियाओ मेई सीधे जियाओ यान की बाहों में भाग गई और उसे कोआ की तरह कसकर गले लगा लिया, रोते हुए। वाह, मत जाओ, मैं नहीं चाहती कि चचेरी बहन जियाओ यान जाए। आहा, जियो मेई को इस तरह से अपने से चिपके हुए देखकर जियो यान ने व्यंगपूर्वक मुस्कुराते हुए उसे अपने ऊपर से हटा दिया, जबकि जियो झान ने अपने बेटे को अपराधबोध से देखा। जियो यान की अपनी इच्छाओं के बावजूद, चाहे वह सगाई तोड़ना हो या शादी करना हो, ये सब दूसरे पक्ष की मर्जी पर निर्भर था। इसने जियो झान को एक पिता के रूप में बेहद असहज महसूस कराया। ये सच था कि नालन यानरान जियो यान से शादी करना चाहता था और यह एक खुशी का अवसर लग रहा था क्योंकि जियो कबीले के लिए यह एक बढ़िया जोड़ी थी। लेकिन नालन यानरान के रवैये ने निस्संदेह रूपक को दर्शाया कि जियो कबीले की इच्छा महत्वहीन है, भले ही उसका इरादा ऐसा न हो। माफ करना यानर, जियो झान ने अपनी आस्तीन के नीचे हाथ को मुट्ठी में कस लिया। अगर जियो कबीला इतना नीचे नहीं होता तो आपको सहमत होने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। अभी नालन यानरान ने पूछा कि क्या जियो यान ने स्वीकार करने की हिम्मत की, लेकिन क्या वह मना कर सकता है? अब ये बात नहीं रह गई थी कि जियो यान इसे स्वीकार करना चाहता था या नहीं, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। 3 साल का समझौता नालन यानरान द्वारा समझौता करने की पहल का परिणाम था। अगर जियाओ यान इसे स्वीकार नहीं करता तो नालन यानरान निश्चित रूप से यहाँ रहेगी और उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर करेगी। ऐसी स्थिति जियाओ कबीले और युनलान संप्रदाय दोनों के लिए हानिकारक होगी। नालन परिवार के गौरव और युनलान संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में बुटन शहर में एक छोटे से जियाओ कबीले में फंस जाना और एक बेकार व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर होना दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। अगर यह खबर फैलती तो नालन परिवार ठीक रहता क्योंकि उनका जियाओ कबीले के साथ विवाह अनुबंध था। हालांकि युनलान संप्रदाय की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती। जियाओ कबीले के लिए यह और भी बुरा होगा। जो लोग अंदर की कहानी जानते थे वे सोचेंगे कि जियाओ कबीले को नहीं पता कि कैसे व्यवहार करना है, जबकि जो नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि उनमें आत्म जागरूकता की कमी है। नालन यानरान के 3 साल के समझौते ने जियाओ यान के लिए चुनने का कोई मौका नहीं छोड़ा। चचेरी बहन जियाओ, मुझे पहले बीच में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे स्वीकार कर सकती हो, जियाओ निंग ने हंसते हुए कहा और जियाओ यान के कंधे पर हाथ रखा। नालन परिवार अमीर है और नालन यानरान खुद भी खूबसूरत है और वह युनलान संप्रदाय की भावी युवा गुरु है। यह एक जीत जीत की स्थिति है, क्या तुम्हें नहीं लगता? ठीक है, मुझे लगता है कि चचेरी बहन जियाओ निंग ने एक अच्छी बात कही है। जियाओ यान ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर मुड़कर जियाओ निंग के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे जियाओ मेई और जियाओ जुनर का सामना करने के लिए घुमाया, जो काले चेहरे वाले थे और डुक्यूई से निकल रहे थे। तो अब तुम्हें अपनी दोनों बहनों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जियाओ निंग की दर्द भरी चीखों को अनदेखा करते हुए जियाओ यान फिर से जियाओ झान की ओर मुड़ा। उसने अपने हाथ जोड़े और गंभीरता से बोला, पिताजी कृपया खुद को दोष न दें। हमारे परिवार का पतन एक दिन की घटना नहीं है। एक परिवार का उठना और गिरना सामान्य बात है। इसके अलावा मेरे सहित जियाओ कबीले के वंशजों को पहले से ही परिवार से इतनी दयालुता मिली है जो सामान्य परिवारों से कहीं बेहतर है। आपको इसके बारे में दोषी क्यों महसूस करना चाहिए? जियाओ यान के सांत्वना भरे शब्दों को सुनने के बाद तीनों बुजुर्गों ने बार बार सिर हिलाया और जियाओ झान की आंखों में गहरी राहत भर गई। उसका बेटा वाकई समझदार था। समझदार लोग दिल दहला देने वाले होते हैं। इस बिंदु पर जियाओ झान ने नालन यानरान और जिये द्वारा छोड़े गए उपहारों को देखा, जिनमें से एक छोटा सा बॉक्स था जिसने उसकी नजर को आकर्षित किया। उसने इसे लिया और खोला, फिर एक गहरी सांस ली। यह एक क्यूई गैदरिंग पिल है। जैसे ही तीनों बुजुर्गों ने बॉक्स में पन्ना के आकार की गोली को देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनके छोटे से जियाओ कबीले में एक असली गोली मिलने में सालों लग जाएंगे, इतनी कीमती गोली तो दूर की बात है। जैसा कि युनलान संप्रदाय से उम्मीद की जाती है, वे निश्चित रूप से जानते हैं कि कैसे एक भव्य इशारा किया जाता है, बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, जबकि दूसरे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, चूंकि यह जियाओ यान को दिया गया था, इसलिए इसे अभी कबीले के नेता को ही रखने दें। दूसरे बुजुर्ग की बातें सुनकर बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। सालों पहले जब जियाओ यान की प्रतिभा अभी कम नहीं हुई थी, तो वह अक्सर प्रशिक्षण कक्ष में जियाओ कबीले के बच्चों को कई सिद्धांतों के बारे में सिखाता था जो जंगल के कानून के बिल्कुल विपरीत थे। धीरे धीरे ये शिक्षाएं तीनों बुजुर्गों के कानों तक भी पहुंची। पहले तो तीनों बुजुर्गों ने जियाओ यान की शिक्षाओं को खारिज कर दिया, लेकिन वह उस समय भी परिवार का प्रतिभाशाली युवा था और वे उससे बहस नहीं करना चाहते थे, जिससे उसे अपने विचारों की वकालत करने का मौका मिला। इस अवधि के दौरान जैसे जैसे कबीले का सामंजस्य मजबूत होता गया और जियाओ कबीले के बच्चों के बीच संबंध बेहतर होते गए, तीनों बुजुर्गों की सोच धीरे धीरे बदल गई। आखिरकार वे अधिक खुले विचारों वाले हो गए। ये सच है, एक व्यक्ति केवल कुछ समय तक ही जीवित रहता है, और यदि आप अपना सारा समय अपने परिवार के सदस्यों से लड़ने में बिताते हैं तो इसका क्या मतलब है?
क्या ये बेहतर नहीं है कि हम सद्भाव में रहें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का सम्मान करें, जैसा कि वे अब करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके अलावा अपनी प्रतिभा के साथ वे जानते थे कि वे केवल इतना ही ऊपर चढ़ सकते हैं। किसी और के लिए कदम रखने का क्या मतलब है? हालांकि जियाओ कबीला एक बड़ी ताकत नहीं है, वे वुटन के छोटे शहर में सहज हैं। इसमें क्या गलत है? तब से तीनों बुजुर्गों की लाभ की इच्छा बहुत कम हो गई है और लोगों के साथ व्यवहार करने का उनका दृष्टिकोण मानवीय संबंधों पर अधिक केंद्रित हो गया है। वे अक्सर जियाओ यान के पतन के बाद भी अपने परिवार के सदस्यों द्वारा लाई गई गर्मजोशी को महसूस करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, एक सामंजस्यपूर्ण परिवार हर चीज को समृद्ध बनाता है। और यह सब जियाओ यान की बदौलत है। बुजुर्गों, अब जब जियाओ यान ऐसा है, तो परिवार में नई प्रतिभाओं को ऐसी मूल्यवान वस्तु दी जानी चाहिए। यह उचित नहीं होगा अगर मुझे सिर्फ इसलिए विशेष उपचार मिले क्योंकि मैं जियाओ कबीले के मुखिया का बेटा हूं। यह अनिवार्य रूप से अन्य जियाओ कबीले के सदस्यों के बीच असंतोष का कारण बनेगा और परिवार में कलह पैदा करेगा। हालांकि जियाओ यान ने सख्ती से मना कर दिया, जिससे तीनों बुजुर्ग थोड़े स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे पर लाचारी के भाव दिखाई दिए। मुझे लगता है कि अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सही है, अन्य लोगों को निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। जियाओ कबीले के सभी सदस्य जियाओ यान को अपना नेता मानते हैं और भले ही वह पक्षपात पर एकाधिकार कर ले, कोई भी असंतुष्ट महसूस नहीं करेगा। इसके अलावा यह मूल रूप से जियाओ यान को दिया गया एक उपहार था और उसे इस तक विशेष पहुंच का अधिकार है। हर किसी की आपत्तियों की कमी उनके सहनशील और उदार हृदय से आती है। हालांकि मैं अभिमानी और लालची नहीं हो सकता और दूसरों का फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए ये क्यूई गैदरिंग पिल मेरे लिए स्वीकार करने के लिए बहुत कीमती है। जियाओ यान ने तीनों बुजुर्गों को बहस करने का मौका नहीं दिया और जारी रखा, पिता, बुजुर्गों, परिवार के सदस्यों का प्रशिक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है। जियाओ यान पहले विदा लेगा और उनकी देखरेख करेगा। चचेरा भाई जियाओ यान, मेरा इंतजार करो। बोलने के बाद जियाओ यान मुड़ा और मीटिंग हॉल से बाहर चला गया। जियाओ मियर और जियाओ जुनर भी जल्दी से उसके पीछे चले गए। जियाओ यान के जाने को देखते हुए तीनों बुजुर्गों ने एक लंबी सांस ली। स्वर्ग वास्तव में अन्यायी है। जियाओ जान ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, उसकी आंखों में असीम उदासी थी। हालांकि सभी ने जियाओ निंग को नजरअंदाज कर दिया, जिसे मीटिंग हॉल के सामने जियाओ मियर और जियाओ जुनर ने बुरी तरह पीटा था। खैर, बहुत ज्यादा बात करने के लिए वह इसके लायक था। अध्याय 6, ईथरल महिला। सब लोग, बस इतना ही काफी है। आज के लिए प्रशिक्षण यहीं समाप्त होता है। अब वापस जाओ और आराम करो। शाम को जियाओ यान ने जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी को विदा किया, जो उसके साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, और सभी को एक एक करके विदा किया। और जल्द ही विशाल प्रशिक्षण मैदान में केवल कुछ ही लोग बचे थे। चचेरी बहन जियाओ यान, चलो हम भी वापस चलते हैं। जियाओ मेई उत्साह से जियाओ यान की पीठ पर कूद गई, लेकिन उसने धीरे से उसकी बाहों को अपनी गर्दन के चारों ओर से ढीला कर दिया और उसे देखकर मुस्कुराया। तुम लोग पहले जाओ, मैं पहाड़ के पीछे अकेले टहलूंगा। हाँ, क्यों? जियाओ मेई का सवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि जियाओ जुनेर ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और जियाओ यान की ओर मुस्कुराते हुए मुस्कुराए। अपना ख्याल रखना, बड़े भाई जियाओ यान। तुम भी। जियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे धीरे प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकल गया। अपने अकेले व्यक्ति को प्रशिक्षण मैदान से बाहर जाते हुए देखकर जियाओ जुनेर की आंखों में दिल का दर्द झलक रहा था। जियाओ मेई हमेशा एक लापरवाह बच्ची थी और उसे अपने चचेरे भाई के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं लगता था, लेकिन जियाओ जुनर जियाओ यान की मुस्कान में निहित गहरी कड़वाहट को स्पष्ट रूप से देख सकता था। बेशक जियाओ कबीले में किसी ने भी जियाओ यान को कभी कम नहीं आंका था और वह हमेशा उनके बीच एक उच्च स्थान रखता था। हालांकि जितना अधिक यह मामला था, उतना ही जियाओ यान अपने दिल में असहज महसूस करता था। जियाओ कबीले ने उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार किया, वह उतना ही बेकार महसूस करता था। बेकार की बात है, इतने सारे लोग उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। मन चांदनी में जियाओ यान जियाओ कबीले के पीछे के पहाड़ में एक खाली जगह पर आया। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे इस खाली जगह के चारों ओर बिखरे हुए पत्थरों के टुकड़े मिलेंगे। यह जियाओ यान का निजी प्रशिक्षण मैदान है, लेकिन आज जियाओ यान यहाँ प्रशिक्षण के लिए नहीं है। उसे बस लेटने के लिए एक अपेक्षाकृत बरकरार बड़ी चट्टान मिली। चट्टान की कठोर और ठंडी सतह को महसूस करते हुए और चुपचाप अपने चेहरे पर एक चकित नजर के साथ अर्धचंद्र को देखते हुए, उसकी आंखों में असीम उदासी दिखाई देती है और वह अतीत को याद किए बिना नहीं रह सकता। उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन जियाओ यान ने हमेशा से इस दुनिया में कमजोरों पर शिकार करने वाले ताकतवर के नियम का तिरस्कार किया है। किसी कारण से हर कोई इस अलिखित नियम को चुपचाप स्वीकार करता है और हर कोई मानता है कि यह नियम बिल्कुल सही है। इससे जियाओ यान बहुत व्याकुल और निराश महसूस करता है। क्या ताकत वास्तव में सब कुछ खत्म कर सकती है? क्या कमजोर लोग वाकई इसलिए मरने के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि सिर्फ इसलिए? लेकिन साथ ही जियाओ यान एक बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट था। ये दुनिया ऐसी ही है। कमजोर लोगों पर बलवानों का हमला करने की अवधारणा हर किसी के दिल में गहराई से समाई हुई है और इसे सिर्फ कहने से नहीं बदला जा सकता। इसलिए जियाओ यान ने कड़ी मेहनत की और अपनी प्रतिभा और असाधारण प्रयासों से दूसरों की प्रशंसा पाने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। NOWELL-BE-IN.COM। साथ ही जियाओ यान अपने परिवार के अन्य सदस्यों को कभी नहीं भूला। चाहे उनकी प्रतिभा कितनी भी कमजोर क्यों न हो, उसने हार नहीं मानी और उन्हें कड़ी मेहनत करने और खुद पर हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें यह समझने दिया कि मजबूत होना ही सब कुछ नहीं है। दूसरों के प्रति दयालु होना और खुद के प्रति सख्त होना जियाओ यान के लिए जियाओ कबीले के सभी सदस्यों से मान्यता प्राप्त करने का मूल तरीका है। इस अवधि के दौरान जियाओ यान ने जियाओ कबीले के सबसे उत्कृष्ट सदस्य होने के कारण प्रतिष्ठा के साथ कमजोर पर शिकार करने वाले बलवान के विचार को त्यागने की अवधारणा को भी फैलाया। यह विडंबना है कि स्पष्ट रूप से वह कमजोर पर शिकार करने वाले बलवान के विचार से घृणा करता था, लेकिन इस विचार को बढ़ावा देने के लिए उसे कमजोर पर शिकार करने वाले बलवान के नियम का पालन करना पड़ा। इस दुनिया में अगर आपके पास कोई ताकत नहीं है तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार जियाओ यान की कड़ी मेहनत के वर्षों के बाद 3 बुजुर्गों सहित जियाओ कबीले के सभी सदस्यों की विश्वदृष्टि सफलतापूर्वक बदल गई और जियाओ यान जियाओ कबीले के सदस्यों की रीढ़ बन गया। हालांकि स्वर्ग जियाओ यान के विद्रोही विश्वदृष्टि को नापसंद करता है, ये पूरे महाद्वीप के नियमों को बदलने की उसकी इच्छा को नापसंद करता है और उसे 3 साल पहले अपने सभी डूक्यूई को खोने देता है, जो वह आज बर्बाद हो गया है। जियाओ यान के बर्बाद हो जाने के बाद जियाओ कबीले के सदस्यों की विश्वदृष्टि वापस ताकतवर द्वारा कमजोर पर हमला करने के नियम पर नहीं लौटी, बल्कि जियाओ यान द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों का पालन किया।
इससे जियाओयान को अपने दिल में बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उसे इस बात से राहत मिली कि उसके पिछले प्रयास व्यर्थ नहीं गए। हालांकि उसके बाद जियाओयान ने अपने विचारों के बारे में फिर कभी किसी से बात नहीं की। उसका मानना था कि अगर मौजूदा उसके जैसे हारे हुए व्यक्ति ने ऐसी बात कही तो इससे लोगों को घृणा ही होगी। ये सौभाग्य की बात है कि जियाओ कबीले का हर सदस्य अपनी मौजूदा स्थिति के बावजूद अपने पिछले विश्वासों को पहचानता है। जियाओयान बहुत प्रभावित हुआ। वह और क्या मांग सकता था। तारों से भरे आसमान को देखते हुए जियाओयान के गाल पर एक आंसू बह निकला। वह नहीं चाहता था कि सिर्फ जियाओ कबीला ही योग्यतम की मानसिकता को त्याग दे। उसने उस धर्मी मार्ग का सपना देखा था जिस पर वह विश्वास करता था कि इस महाद्वीप पर हर कोई उसे पहचानेगा, और यह हमेशा से उसका सपना रहा था। लेकिन सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले योग्यता की आवश्यकता होती है, और अभी जियाओयान के पास वह योग्यता नहीं थी। कमजोर व्यक्ति के शब्द, चाहे वे कितने भी तर्कसंगत क्यों न हो, अंत में अर्थहीन होते हैं। एक मजबूत व्यक्ति के शब्द, भले ही वे बकवास से भरे हों, फिर भी सत्य माने जाएंगे। बच्चे, क्या तुम इस तरह जीना नहीं चाहते? प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक आए आवाज ने जियाओयान को चौंका दिया, जो तुरंत ही अपने चेहरे पर चिंता भरे अवसाद के साथ चट्टान पर खड़ा हो गया और अंधेरे जंगल को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए यह जियाओ कबीले का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था। लेकिन यह जियाओ कबीले का पिछला पहाड़ है। ये कौन है? ओह, तुम मुझसे नहीं डरे? सच कहूं तो ये थोड़ी निराशा की बात है। आवाज फिर से गूंजी और जियाओयान के दिल में एक गहरा डर बैठ गया। एक डर जो उसकी आत्मा से आया था। ये कुछ ऐसा था जिसे जियाओयान ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यहाँ तक कि यूलैन संप्रदाय से आयलडजीए की शक्ति भी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी। इस आवाज का मालिक निश्चित रूप से एक अथाह शक्ति थी। यह महसूस करते हुए जियाओयान ने राहत की गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ जोड़े और अपने सामने खाली जगह पर झुक गया। इस जूनियर का नाम जियाओयान है। मैं ईमानदारी से सीनियर्स को नमस्कार करता हूँ। ओह, जियाओयान की प्रतिक्रिया देखकर आवाज ने कुछ आश्चर्य व्यक्त किया, ये सोचकर कि तुम इतनी जल्दी अपने दिमाग को स्थिर कर पाओगे। ऐसा लगता है कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। इस सवालिया आवाज के सामने जियाओयान ने शांति से जवाब दिया, हालांकि मेरी ताकत कमजोर है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा अंतर्ज्ञान तेज है। तुम्हारी आवाज से ही मैं बता सकता हूं कि सीनियर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शक्ति न केवल जियाओ कबीले में बल्कि पूरे बुतान शहर में बेजोड़ है। ऐसे व्यक्ति के सामने मेरा घबराना व्यर्थ है। इसके बजाय मेरे लिए दृढ़ निश्चय के साथ सीधे सीनियर से इरादा पूछना बेहतर है। हाँ, अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ कबीले में सभी लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि कई प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोग भी तुम्हारी मानसिक दृढ़ता की बराबरी नहीं कर सकते। आवाज जोर से हंसी। मैं मूल रूप से तुम्हारी मानसिक दृढ़ता का परीक्षण करने की योजना बना रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तभी जियाओयान के सामने एक सफेद रोशनी चमकी, जिससे उसके लिए अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसके सामने एक अर्धपारदर्शी आकृति दिखाई दी। एक असाधारण आभा वाली महिला हवा में क्रॉस लेग बैठी थी, झुकी हुई थी और हैरान जियाओयान को देख रही थी। वह चांदी के बाल, माणिक जैसी आंखें और चेहरे पर एक जंगली और लापरवाह मुस्कान वाली महिला थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, जियाओयान टिल्ड महिला ने हैरान जियाओयान को देखते हुए कहा। अध्याय 7, वरिष्ठ याओ। जियाओयान खुद को उन लोगों में से एक मानता था जो सांसारिक सुंदरता की लालसा नहीं करते। चाहे वह जियाओ मेई, जियाओ जुनर या कल की वह लड़की नालन यानरान जैसी खूबसूरत हो, या यहाँ तक कि निंगचुन टॉवर में देखी गई वे खूबसूरत महिलाएं भी हों। जब उसे जियाओ निंग वहां ले गई थी, जियाओयान ने कभी भी उनमें से किसी के प्रति अपने दिल में वासना का संकेत महसूस नहीं किया था। लेकिन उसके सामने इस अलौकिक महिला आकृति ने पहली बार जियाओयान को अपने दिल में गहरी आह भरने पर मजबूर कर दिया। इस दुनिया में इतनी परिपूर्ण और निर्दोष आकृति वाली महिला कैसे हो सकती है? एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद जियाओयान को एहसास हुआ कि उसके लिए चुपचाप महिला आकृति को घूरना कितना असभ्य है। फिर उसने जल्दी से अपनी मुठ्ठियां बांध लीं और अपना सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें नाराज किया है, कृपया मुझे माफ करें। कोई बात नहीं टिल्ड, सभी पुरुष मुझे देखकर इसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं टिल्ड। अलौकिक महिला ने जियाओयान की आक्रामक नजर पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। ये कहना बेहतर होगा कि अगर तुम इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते तो मुझे दुख होता टिल्ड। ये सुना जा सकता था कि अलौकिक महिला अपनी शक्ल सूरत को लेकर बहुत आश्वस्त थी, इस हद तक कि उसे आत्ममुग्ध कहा जा सकता है। लेकिन उसने जो कहा वह वास्तव में सच था। आकाशीय महिला की शक्ल सूरत में ही उसे इतना आत्मविश्वासी बनाने की पूंजी थी। इस बिंदु पर जियाओयान ने फिर से अलौकिक महिला के तेजस्वी चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह फिर से उसमें फंस जाएगा। उसने सम्मानपूर्वक पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वरिष्ठ इस नीच जूनियर के सामने क्यों दिखाई देते हैं? क्या तुम थोड़े गंभीर नहीं हो बच्चे? अगर तुम हमेशा इस तरह औपचारिक रूप से व्यवहार करोगे तो कोई भी छोटी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी टिल्ड। अलौकिक महिला जियाओयान की सम्मानजनकता से थोड़ी असंतुष्ट लग रही थी और उसे धीरे से चिढ़ा रही थी। उसकी बातें सुनकर जियाओयान ने बस शांति से जवाब दिया, शायद ये सच है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उचित शिष्टाचार नहीं खोना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर अलौकिक महिला अवाक रह गई। उसने पहले कभी जियाओयान को इतना कठोर व्यवहार करते नहीं देखा था। उसने उसे पहले भी रिंग से देखा था और वह इतना कठोर नहीं लग रहा था। ऐसा लगता है कि वह मेरे साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, अलौकिक महिला ने मन ही मन सोचा। जियाओयान आमतौर पर उन लोगों के साथ व्यवहार करने में काफी लापरवाह था जिन्हें वह अपना परिचित, दोस्त और परिवार मानता था। हालांकि वह लापरवाह होने की हद तक नहीं था। हालांकि अजनबियों के साथ व्यवहार करते समय वह हमेशा एक गंभीर रवैया बनाए रखता था, जिससे दूसरों के लिए उसके साथ परेशानी शुरू करना मुश्किल हो जाता था। मूल रूप से वह अजनबियों के साथ, यहाँ तक कि संभावित दुश्मनों के साथ भी इतना विनम्र और सम्मानजनक है कि केवल वे ही परेशानी शुरू करने की हिम्मत करेंगे जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। चलिए इस मामले को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। अलौकिक महिला ने कंधे उचकाए और जियाओयान की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि मैं कहां से आया हूं? ये जूनियर अनुमान लगाता है कि सीनियर उस अंगूठी से प्रकट हुआ था जो इस जूनियर मां की थी। जियाओयान ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उसने महिला और उसके गले में अंगूठी से वही आभा देखी थी। आपके पास यह महसूस करने के लिए काफी प्रभावशाली आध्यात्मिक शक्ति है। अलौकिक महिला वास्तव में जियाओयान के उत्तर से आश्चर्यचकित थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह सिर्फ अनुमान लगा रहा था, लेकिन उसने अंगूठी पर आभा को महसूस किया होगा, इसलिए उसने इतने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। उस पल अलौकिक महिला जियाओयान में वास्तव में दिलचस्पी लेने लगी। फिर से अनुमान लगाने की कोशिश करो, मैं अभी क्यों बाहर आई?
उसने पूछा, अगर मेरा अनुमान सही है तो सीनियर अभी अभी जागा होगा और जानबूझकर मेरे सामने आया होगा जब मैं अकेली थी, जियोयान ने उत्तर दिया, जिससे महिला थोड़ी भौहें सिकोड़ रही थी। चूंकि आप अनुमान लगा सकते हैं तो आपको अपने दाव क्यू प्रतिगमन समस्या के पीछे का कारण भी पता होना चाहिए, उसने कहा। जियोयान चुप हो गया। वह प्रश्न का उत्तर जानता था लेकिन वह इसे प्रकट नहीं कर सका क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह सीनियर किस तरह का व्यक्ति है। अगर उसने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया तो यह महिला को नाराज कर सकता था और उसकी नाराजगी का कारण बन सकता था। इसलिए जियोयान चुप रहा, महिला के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ। ये बच्चा इतना शांत और दृढ़ है, ये वास्तव में एक सराहनीय गुण है। वह उस मजबूत साधक की तुलना में बहुत बेहतर है जिससे वह पहले मिल चुकी है। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने कुछ समय के लिए जियोयान को देखा है तो अलौकिक महिला शायद ही विश्वास कर पाती कि वह सिर्फ एक नाबालिग बच्चा था। बेशक जियोयान मुझे नहीं पता के साथ जवाब देने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन अलौकिक महिला जो कई दिनों से जियोयान को गुप्त रूप से देख रही थी, स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसका सामना किसी से भी हो। ये बच्चा न केवल बाहरी दुनिया के सामने धार्मिकता में अपने विश्वास को बढ़ावा देता है बल्कि खुद भी इसका सख्ती से पालन करता है। अगर वह अपनी धार्मिकता के खिलाफ जाता तो ये तथाकथित धार्मिकता एक झूठ होगी और उस पर विश्वास करने लायक नहीं होगी। ये कुछ ऐसा था जो वास्तव में उसके दिल की गहराई से आया था। ये बच्चा वास्तव में अपनी धार्मिक विचारधारा को दुनिया में फैलाना चाहता था। तुम्हारे जैसे बच्चे से सामना होने पर मुझे अपने किए पर और भी अधिक दोषी महसूस होता है, तुम जानते हो। आध्यात्मिक महिला ने गहरी सांस ली। बिना पूछे लेना चोरी करना है और वह पिछले 3 सालों से लगातार जियोयान की डुक्यूई चुरा रही थी। जियोयान को उससे स्पष्टीकरण मांगने का पूरा अधिकार था, यहाँ तक कि उस पर गुस्सा करने का भी। लेकिन जियोयान ने ऐसा कुछ नहीं किया। यही एक कारण था कि आध्यात्मिक महिला को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। दूसरी ओर आध्यात्मिक महिला भी जियोयान के हाथों में अपना भविष्य सौंपने के लिए अधिक इच्छुक थी। मुझे अब अनुमान लगाने के खेल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ईथर महिला ने धीरे से कहा, और फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने जियाओयान को देखा और कहा, जियाओयान, मैं कुछ ही समय में आपकी ताकत वापस पाने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे उम्मीद है कि आप मेरी एक शर्त मान सकते हैं। ईथर महिला के शब्दों को सुनकर जियाओयान का दिल उत्साहित होने से नहीं बच सका। वह अपनी खुद की धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देना चाहता था और ऐसा करने के लिए मुख्य आधार ताकत थी। इस दुनिया में चाहे आप कुछ भी करना चाहें, पर्याप्त ताकत होना जरूरी है। कृपया वरिष्ठ अपनी स्थिति के बारे में बताएं। आपको मुझसे कीमिया सीखने की जरूरत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही ईथर महिला के शब्द निकले, जियाओयान का दिल अचानक हिल गया। NO12BIN.com। ये वरिष्ठ एक कीमियागर है। ये डॉकी महाद्वीप का सबसे प्रतिष्ठित पेशा है। सीनियर, क्या आप कीमियागर हैं? ये सही है टिल्डर किस रैंक के लिए? खैर, बहुत समय हो गया है और मैं इसके बारे में भूल गया हूँ। ईथर महिला ने कंधे उचकाए और आगे कहा, वैसे भी जब तक आप मुझसे कीमिया सीखने का वादा करते हैं, मैं निश्चित रूप से आपकी ताकत हासिल करने में मदद करूंगी और आपके भविष्य के साधना पथ पर भी आपकी सहायता करूंगी। क्या आप तैयार होंगे? ईथर महिला का सवाल पूरी तरह से अनावश्यक था। कौन एक कीमियागर को मना करेगा जो आपको कीमिया सिखाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपका पीछा करता है? जब तक उस व्यक्ति का दिमाग खराब न हो, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तुरंत जियोयान ने एक घुटने पर बैठकर ईथर महिला को सम्मानपूर्वक सलाम किया। ये शिष्य गुरु का सम्मान करता है। हम टिल्डर बहुत बढ़िया। जियोयान की निर्णायकता को देखकर ईथर महिला ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर थोड़ी असंतुष्टि दिखाई दी। लेकिन मुझे गुरु मत कहो, ऐसा लगता है कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ। हालांकि वह वास्तव में युवा नहीं थी, लेकिन अलौकिक महिला को उम्र बढ़ने से संबंधित कोई भी शब्द, यहाँ तक कि सम्मानजनक शब्द शिक्षक भी, खुद के साथ जुड़ा हुआ बर्दाश्त नहीं था। और इसने जियाओयान को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। अगर शिक्षक नहीं तो उसे क्या कहना चाहिए? अलौकिक महिला ने भी जियाओयान की उलझन को देखा और बोलने की पहल की। मेरा उपनाम याओ है और मेरा एकल नाम चेन है। आप मुझे सिस्टर चेन कह सकते हैं, जो कि युवा लगता है, और मुझे उन सम्मानजनक उपाधियों की बहुत चिंता नहीं है। यह जियाओयान एक पल के लिए झिझकी, फिर बेचैनी से पूछा, क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? रुको, अगर तुम मुझसे कीमिया सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। याओ चेन ने जियाओयान को बीच में टोका। हालांकि वह वास्तव में शिक्षकों के लिए जियाओयान के सम्मान और सिद्धांतों और औपचारिकताओं पर जोर देने की सराहना करती थी, लेकिन कुछ स्थितियों में यह वास्तव में कष्टप्रद था। एक पल सोचने के बाद जियाओयान ने पूछा, मेरे भावी शिक्षक के लिए जियाओयान वास्तव में ऐसे अपमानजनक शीर्षकों का उपयोग नहीं कर सकता। क्या मैं आपको सम्मानपूर्वक वरिष्ठ याओ कह सकता हूँ? खैर, अनिच्छा से कम इसमें कोई पुरानापन तो नहीं है। एक पल सोचने के बाद याओ चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। जियाओयान के सम्मानजनक शीर्षक से सहमत हुए। आखिरकार जियाओयान के व्यक्तित्व के साथ यह इस मामले पर उसकी अंतिम रियायत थी। अध्याय 8, ऑक्टेडिक स्मैश। अब जब तुम मेरे शिष्य बन गए हो तो मुझे तुम्हें तुरंत कुछ सिखाना चाहिए, याओ चेन ने कहा, और यह सुनकर जियोयान थोड़ा चौंक गया। क्या ये कीमिया है? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बच्चे। याओ चेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कीमियागर बनने के लिए डुक्यूई के समर्थन की आवश्यकता होगी, और डुक्यूई के अपने वर्तमान स्तर के साथ तुम शायद गोली भट्टी भी नहीं जला सकते। ये कहने के बाद याओ चेन जियोयान के सामने तैर गई और अपनी पतली उंगली से उसके माथे को हल्के से थपथपाया। मैं तुम्हें अब एक मार्शल कौशल सिखाऊंगी। इस मार्शल कौशल को डुक्यूई के बहुत ज्यादा समर्थन की आवश्यकता नहीं है, और ये तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। एक पल में जियोयान को लगा कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, और उसकी पुतली अचानक फैल गई। एक उच्च स्तरीय पृथ्वी ग्रेड मार्शल कौशल, ऑक्टेडिक स्मैश। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान जियाओ कबीले में मार्शल कौशल का उच्चतम स्तर केवल एक उच्च स्तरीय पृथ्वी ग्रेड मार्शल कौशल है। इसके अलावा मार्शल कौशल के विवरण के अनुसार यदि इसे पूर्ण किया जाता है तो इसकी शक्ति एक निम्न स्तरीय स्वर्ग ग्रेड मार्शल कौशल के बराबर होती है। धन्यवाद वरिष्ठ याओ, जियाओयान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उठो उठो, उन सभी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। याओ चेन ने अधीरता से अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों में उदासी के भाव दिखाई दिए। औपचारिकताएं आखिरकार औपचारिकताएं ही होती हैं। जियाओयान ने उदास दिखने वाले याओ चेन को देखा और अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ लिया। ऐसा लगता है कि उसके इस शिक्षक का एक अतीत है जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहती है। NO12BIN.com। फिर जियाओयान ने अपना ध्यान फिर से ऑक्टेडिक स्मैश मार्शल कौशल पर केंद्रित किया और धीरे से बढ़ाया। डुक्यूई की 8 परतें, संचय की 8 परतें।
इस बिंदु पर याओ चेन भी अपनी उदासी के क्षण से बाहर आ गई और जियाओ यान को याद दिलाया। वैसे हालांकि इस मार्शल स्किल को डू क्यूई से बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए शरीर की बहुत सख्त जरूरतें हैं, इसलिए इसे सीखने की जल्दी मत करो। अगर तुम सावधान नहीं हो तो ये तुम्हारे शरीर को तोड़ सकता है। धमाका। याओ चेन के शब्द अचानक से कट गए क्योंकि वह जियाओ यान को अचंभित होकर देख रही थी, जिसने 2 मीटर लंबे विशाल पत्थर को टुकड़ों में तोड़ दिया था और वह बहुत देर तक स्तब्ध रही। यह क्या बकवास है, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और यह बच्चा पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहा है। जियाओ यान की नजर से बचकर याओ चेन का चेहरा विशाल पत्थरों के अवशेषों को देखते हुए सदमे से भर गया। जैसा कि सीनियर याओ ने कहा, इस लड़ाई के कौशल की शक्ति भयानक है। इस लड़ाई के कौशल को सीखने से पहले जियाओ यान को एक एक करके ऐसे ही विशाल पत्थरों को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब वह आसानी से एक ही झटके में एक पत्थर को तोड़ सकता है। जियाओ यान फिर याओ चेन की ओर मुड़ी और हाथ जोड़कर उसे फिर से धन्यवाद दिया। आपकी शिष्या जियाओ यान सीनियर याओ को इसके लिए दिल से धन्यवाद देती है। रुको रुको रुको। याओ चेन ने जियाओ यान की कृतज्ञता की दूसरी अभिव्यक्ति को बाधित किया, उसके चारों ओर तैरती रही और कभी कभी अपनी आंखों में अत्यंत तीव्र नजर के साथ उसके शरीर को छूती रही। आपके पास स्पष्ट रूप से केवल 3 सितारा डूजी युद्ध शिष्य प्रथम क्षेत्र की शक्ति है, लेकिन आपका शरीर डूशे युद्ध गुरु तृतीय क्षेत्र के बराबर है। डू क्यूई एक साधक की शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, यह एक ऐसी बात है जो हर कोई जानता है। हालांकि शारीरिक शक्ति भी डू क्यूई को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका प्रभाव न्यूनतम है। इसलिए हर कोई डू क्यूई का अध्ययन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि डू क्यूई का अभ्यास करने के लाभ शारीरिक प्रशिक्षण से कहीं अधिक हैं। हालांकि शारीरिक प्रशिक्षण का डू क्यूई के अभ्यास पर एक पूर्ण लाभ है और यह एक साधक का आधार है। डू क्यूई का उपयोग करने से साधक को वास्तव में एक मजबूत और कठोर शरीर मिल सकता है, लेकिन इसके विपरीत जब उनकी डू क्यूई अपर्याप्त या यहां तक कि समाप्त हो जाती है तो उनका शरीर बेहद कमजोर और असुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जो साधक शारीरिक प्रशिक्षण भी करते हैं उन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं है। शरीर की मूल शक्ति मौजूद है और डू क्यूई के बिना भी उनकी शक्ति में थोड़ी सी भी कमी नहीं आएगी। सीनियर याओ से मिलने से पहले जियाओ यान अपने शरीर में डू क्यूई की खेती करने में कोई प्रगति नहीं कर पाया था और केवल अपने शरीर को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। इसलिए मेरा शरीर इतना मजबूत हो गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर मैं मजबूत बनना चाहता हूं तो मेरे पास यही आखिरी विकल्प बचा है। ठीक है। जितना अधिक आप इसके बारे में बात करते हैं उतना ही अधिक मैं दोषी महसूस करता हूं। याओ चेन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि जियाओ यान को जारी नहीं रखना चाहिए। जियाओ यान ने अपने डू क्यूई की खेती करने में कोई प्रगति क्यों नहीं की? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि वह चुपके से उससे इसे चूस रही थी? हालांकि जियाओ यान ने उसके डू क्यूई चूसने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, यह उसके शब्दों और कार्यों में स्पष्ट था। भले ही बच्चे ने इसके लिए याओ चेन को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया। हालांकि इससे आपके लिए अपनी ताकत को बहाल करना आसान हो जाता है, याओ चेन ने उंगली उठाते हुए कहा। शारीरिक शक्ति और डू क्यूई वास्तव में पूरक हैं। हालांकि हर कोई डू क्यूई का अभ्यास कर रहा है। अगर आप अपनी शारीरिक शक्ति को उस सीमा से आगे ले जाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं जिसे डू क्यूई संभाल सकता है, तो उनके डू क्यूई के लिए इसे पकड़ना अपेक्षाकृत आसान होगा। वरिष्ठ याओ, इस जियाओ यान की अज्ञानता को माफ करें, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। जियाओ यान उसके शब्दों पर हैरान दिखी और याओ चेन ने धैर्यपूर्वक समझाया। संक्षेप में, मुझे मूल रूप से उम्मीद थी कि आप 1 साल में 7 सितारा डूशी के स्तर पर वापस आ जाएंगे, लेकिन अब आप इसे अधिकतम 3 महीनों में प्राप्त कर सकते हैं। और आधे साल में आपके लिए डूजे युद्ध अभ्यासी दूसरा क्षेत्र तक पहुंचना बिल्कुल भी परेशानी भरा नहीं होगा। याओ चेन ने आत्मविश्वास से बात की और जियाओ यान के चेहरे पर भी अपने नए शिक्षक के शब्दों को सुनकर उत्साह दिखा। उसने डूजे के स्तर पर लौटने के लिए आधे साल तक कड़ी मेहनत की है। जैसे ही जियाओ यान उत्साहित महसूस कर रहा था, याओ चेन ने फिर से बात की। बेशक, आपको पहले मेरे लिए सूची में ये चीजें लानी होंगी। याओ चेन ने एक खाली जगह से कागज निकाला जिस पर कुछ शब्द लिखे थे और सूची में मौजूद वस्तुओं को देखते हुए जियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। कल जियाओ यान तुरंत सूची में मौजूद वस्तुओं को खरीदने जाएगा। अच्छा, चलो आज इसे यहीं छोड़ देते हैं। याओ चेन ने आसमान में तारों को देखा। देर हो चुकी है और तुम्हें वापस आराम करने जाना चाहिए ताकि तुम्हारा परिवार तुम्हारे बारे में चिंता न करे। उस समय के दौरान जब याओ चेन पहले से ही जाग रही थी, लेकिन उसने खुद को दुनिया के सामने नहीं दिखाने का फैसला किया, उसने अंगूठी के माध्यम से जियाओ यान की पारिवारिक स्थिति को गहराई से समझा था। यह महाद्वीप लंबे समय से जंगल के कानून में विश्वास से शत विकसित है। हर कोई जन्म से ही इस विचार पर विश्वास करता है। लेकिन जियाओ कबीला अलग है। वे शक्ति और ताकत की उतनी तलाश नहीं करते जितना वे पारिवारिक बंधनों को महत्व देते हैं। हालांकि जियाओ कबीला अपनी ताकत और प्रभाव में कमजोर हो सकता है, लेकिन उनका सामंजस्य इतना मजबूत है कि यह याओ चेन को भी डरा देता है। और यह सब जियाओ यान की मौजूदगी की वजह से है। याओ चेन ने जियाओ यान की तरफ देखा और उस अलौकिक महिला की माणिक जैसी आंखें झिलमिलाती रोशनी से चमक उठी। क्या ये बच्चा वाकई पूरे महाद्वीप को बदल सकता है? इस सवाल को ध्यान में रखते हुए याओ चेन जियाओ यान की छाती पर लगी अंगूठी के पास लौट आया और जियाओ यान धीरे धीरे पहाड़ों को छोड़कर जियाओ कबीले की ओर चल पड़ा। रास्ते में जियाओ यान को कुछ याद आया और उसने याओ चेन से ऑक्टेडिक स्मैश के बारे में पूछा जो उसने उसे सिखाया था। सीनियर याओ, क्या मैं ऑक्टेडिक स्मैश जो आपने मुझे सिखाया है उसे दूसरे लोगों को बता सकता हूँ? जियाओ यान के शब्दों को सुनकर याओ चेन तुरंत उसके इरादों को समझ गया। जरूर, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर याओ। क्या आप मेरे प्रति इतना सम्मान नहीं दिखा सकते? सीनियर याओ जैसे उदार सीनियर का सामना करते हुए मैं सम्मान कैसे नहीं दिखा सकता? जैसा कि याओ चेन ने भविष्यवाणी की थी, जियाओ कबीले में लौटने के बाद जियाओ यान को अपने कमरे में एक स्क्रॉल मिला और उसने ऑक्टेडिक स्मैश के प्रशिक्षण की अनिवार्यताओं और उपयोग की शर्तों को बिना किसी आरक्षण के लिख दिया, सिवाय ऑक्टेडिक स्मैश के युद्ध कौशल स्तर के। इस बारे में जियाओ यान ने एक स्पष्टीकरण भी दिया। शायद सीनियर याओ के लिए युद्ध कौशल का यह स्तर कोई दुर्लभ चीज नहीं है। इसे लिखने के बाद जियाओ यान ने स्क्रॉल को दूर रख दिया और धीरे से कहा, लेकिन हमारे बुतान शहर में गहन चरण में एक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल लोगों को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है और यहाँ तक कि ऐसी चीजें भी करता है जो जियाओ कबीले के लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए जियाओ यान को इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तुम छोटे बदमाश। याओ चेन को अपने दिल में पूरी तरह से झटका लगा और जियाओ यान के बारे में उसका मूल्यांकन एक और स्तर ऊपर चला गया।
इस बच्चे ने अपने परिवार के सदस्यों से कोई रहस्य न छिपाने की पूरी कोशिश की और अपने योगदान के कारण परिवार को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए पर्याप्त तैयारी की। दूसरों के लिए किसी और को ऐसी कीमती चीज सिखाना पहले से ही काफी मुश्किल है, इस बात पर विचार करना तो दूर की बात है कि क्या इससे दूसरों को कोई परेशानी होगी। एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से उपकार करना पहले से ही एक महान दयालुता है और उसके बाद उसके उपकार के कारण होने वाले अन्य नकारात्मक परिणाम उनकी चिंता का विषय नहीं है। शायद मुझे इस बार वास्तव में एक अच्छा शिष्य मिल गया है, याओ चेन के दिल में उसने ऐसा ही सोचा। अध्याय 9, आगे बढ़ना। अगली सुबह खिड़की से कमरे में सूरज की रोशनी फैल गई और जियाओ यान जाग गया और अपनी छाती से लटकी अंगूठी को घूरता रहा, जो बहुत देर तक हिली नहीं। अरे बच्चे, क्या हुआ? अभी भी नींद से सुस्ती महसूस कर रहे हो? उसके सिर में अचानक एक आवाज ने जियाओ यान को होश में ला दिया और वह शर्मिंदगी से हंस पड़ा। नहीं, मैंने सोचा कि कल रात की घटनाएं सिर्फ एक सपना थी। वास्तव में कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि कल रात जो हुआ वह सच था। अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर एक परी जैसी खूबसूरत महिला अचानक प्रकट हुई और उसे अपना शिष्य बना लिया, उसकी ताकत बढ़ाने में मदद की और उसे कीमिया सिखाने की तैयारी की। अवास्तविक महसूस न करना असंभव था। हम्फ्टिल्ड याओ चेन ने हल्के से सूंघते हुए उससे आग्रह किया, चूंकि तुम जाग रहे हो, जाओ कुछ औषधीय सामग्री खरीदो। हाँ, जियाओ यान ने जवाब दिया और कपड़े पहनने के लिए उठ गया। जैसे ही वह कपड़े पहन रहा था, जियाओ यान को कुछ याद आया और उसने अजीब तरीके से पूछा, ओम सिस्टर याओ, क्या आप रिंग में होने पर बाहरी दुनिया देख सकती हैं? ओह हाँ टिल्डा, मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आपकी चचेरी बहन आपको परसों निंगचुन टॉवर ले गई थी। याओ चेन अचानक दिलचस्पी लेने लगी और अपने शब्दों से उसे चिढ़ाने लगी। ऐसा लगता है कि आप अभी भी अनुभवहीन हैं। ये कैसे काम कर सकता है? अगर आप महिलाओं से परिचित नहीं हैं, तो भविष्य में आपके पास अपने अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा टिल्डा। ओह, जियाओ यान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी में वापस पूछा, आप क्या कर रही हैं सिस्टर याओ? उस समय कई पुरुष थे जो मेरा पीछा करना चाहते थे, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। याओ चेन ने बहुत गर्व से कहा और जियाओ यान को नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है। एक स्वर्गीय सुंदरता और एक कीमियागर होने के नाते उसकी ताकत अच्छी होनी चाहिए और उसके कई प्रेमी रहे होंगे। हालांकि उसके चरित्र का वर्णन करना वास्तव में मुश्किल था, लगभग एक महिला गुंडे की तरह। लेकिन जियो यान जो पूछना चाहता था वह ये नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो मैं सोच रहा था कि क्या बहन याओ को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ। किसी भी असभ्य विचार को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान उस स्क्रॉल के साथ कमरे से बाहर निकल गया जिसे उसने पिछले दिन लिखना समाप्त किया था। वह दालान में जियाओ मेई और जियाओ जुनर से टकरा गया, जो उसे जगाने आए थे। चचेरा भाई जियाओ यान को देखते ही जियाओ मेई तुरंत उत्साह से उसकी ओर दौड़ी। जियाओ यान उससे दूर नहीं भागा और अपनी छोटी बहन को प्यार से सहलाया। सुप्रभात जियाओ मेई। फिर वह जियाओ जुनर की ओर मुड़ा। आपको भी सुप्रभात जुनेर। सुप्रभात बड़े भाई जियाओ यान। जियाओ जुनर मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर जियाओ यान ने जियाओ मेई को अपने आलिंगन से बाहर निकाला और दोनों लड़कियों की ओर हाथ हिलाया। मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ काम करना है, क्या आप दोनों मेरी ओर से एक दिन की छुट्टी मांग सकते हैं? मुझे आज खरीदारी करने जाना है। NO12BIN.C ओम। जरूर भाई जियाओ यान, सुरक्षित यात्रा करें। जियाओ जुनर मुस्कुराया और अलविदा कहा और जियाओ मेई ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही जियाओ यान चला गया, दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को जानकार नजर से देखा। खरीदारी करने जाओ, बिना किसी और बात के वे अपने कमरे में लौट आईं। जियाओ यान आमतौर पर जियाओ कबीले के युवा सदस्यों को घर पर ही प्रशिक्षित करता था और शायद ही कभी सड़कों पर घूमने जाता था। वे ऐसा दुर्लभ अवसर कैसे छोड़ सकते थे? दूसरी तरफ जियाओ यान भी सम्मेलन हॉल में आया और तीनों बुजुर्गों और जियाओ जान का अभिवादन किया। पिता, तीन बुजुर्ग, आह यानेर। जियाओ जान मुस्कुराया और पूछा, क्या बात है? जियो यान कबीले के अन्य सदस्यों के उपयोग के लिए कबीले में एक युद्ध कौशल का योगदान देना चाहता है। जियो यान ने स्क्रॉल को अपने हाथों में पकड़ लिया और उनके प्रति सम्मानपूर्वक झुक गया। वास्तव में ये पहली बार नहीं था कि जियो यान ने युद्ध कौशल का योगदान दिया था। हालांकि अधिकांश कौशल शक्ति और शरीर की हरकतों को विकसित करने में सहायता करने पर केंद्रित थे, जो कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने अपने शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान सोचा था। वे जियो कबीले की युवा पीढ़ी के लिए उपयोगी थे, लेकिन उच्च स्तर के लोगों के लिए उतने उपयोगी नहीं थे। फिर भी ये कौशल अभी भी जियो कबीले के युद्ध कौशल हॉल में जियो जान और तीन बुजुर्गों द्वारा एकत्र किए गए थे। वास्तव में भले ही सामग्री सभी बकवास थी, वे फिर भी ऐसा करेंगे क्योंकि यह जियो यान ही था जो उन्हें ला रहा था। मुझे देखने दो। जियो जान ने अपना हाथ बढ़ाया और जियो यान स्क्रॉल को सौंपने के लिए आगे बढ़ा। जियो जान ने फिर इसे खोल दिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, जियो जान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई, अंततः सदमे में बदल गई। कबीले के नेता, क्या इस युद्ध कौशल में कोई समस्या है? जियो जान ने जवाब नहीं दिया, बल्कि स्क्रॉल को अन्य तीन बुजुर्गों को सौंप दिया। बुजुर्गों, कृपया एक नजर डालें। तीनों बुजुर्गों ने स्क्रॉल लिया और उसकी जांच की। एक पल के बाद उन्होंने भी जियो जान की तरह ही गंभीरता दिखाई। वे सदमे में थे। क्या भयानक युद्ध कौशल है! युद्ध कौशल पर व्यवहारिक अनुभव के बिना भी तीनों बुजुर्ग स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि ऑक्टेडिक स्मैश युद्ध कौशल कितना भयावह था। यानेर, ये युद्ध कौशल कहां से आया? जियो जान ने जियो यान की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा। ऑक्टेडिक स्मैश उन युद्ध कौशलों से अलग है जो जियो यान ने अतीत में दिए थे। यहां तक कि दार्डूशिक बैटल ग्रैंड मास्टर चार्थर रियल्म के स्तर के लोग भी इसे सीखने के बाद अपनी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जैसा पिता वैसा बेटा। हालांकि जियो जान हमेशा जियो यान से संतुष्ट रहा है, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह युद्ध कौशल उसके बेटे द्वारा बनाया जा सकता है। पिताजी, मैं कल रात पीछे के पहाड़ों में ध्यान करने गया था और एक वरिष्ठ से मिला। जियो यान और उस वरिष्ठ ने एक सुखद बातचीत की और वरिष्ठ ने मुझे ये युद्ध कौशल उपहार के रूप में दिया। यह जियो जान कुछ हद तक हैरान था। उसने स्वाभाविक रूप से अपने बेटे की बातों पर विश्वास किया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बेटे का ऐसा सौभाग्यपूर्ण सामना होगा। बेटा, क्या उस वरिष्ठ ने तुम्हें इस युद्ध कौशल का स्तर बताया था? जियो जान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा और जियो यान ने अपनी मुठ्ठियां बांध लीं और अपना सिर नीचे कर लिया। पिताजी, मैं क्षमा चाहता हूं, इस मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहते ही जियाओ जान और तीनों बुजुर्गों के हाव भाव अचानक बदल गए। ऐसा नहीं था कि जियाओ यान को इसके बारे में पता नहीं था, बल्कि वह इसे कह नहीं सकता था।
इससे ये साबित हुआ कि जियाओ यान को इस युद्ध कौशल का स्तर पता था, लेकिन वह उन्हें नहीं बता सकता था। इसका केवल एक ही कारण हो सकता है, इस युद्ध कौशल का स्तर भूटान के छोटे शहर में एक दुर्लभ और कीमती खजाना था। अगर बाहरी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता तो जियाओ कबीले के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। मैं समझ गया। जियाओ जान ने अपना संयम वापस पाया और धीरे से कहा, इस युद्ध कौशल के मामले पर मैं तीनों बुजुर्गों से चर्चा करूंगा कि इसे कैसे संभाला जाए। आप अपना काम कर सकते हैं। हाँ पिताजी। जियाओ यान मुड़ा और कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर जियाओ जान और तीनों बुजुर्ग बहुत देर तक अवाक रह गए। हालांकि जियाओ यान ने इतना दुर्लभ और कीमती खजाना प्राप्त किया था, वह इसे बिना किसी को बताए अपने पास रख सकता था। इसके बजाय उसने स्वेच्छा से इसे अपने परिवार के शिष्यों के उपयोग के लिए दान कर दिया। इस तरह की उदारता वास्तव में दुर्लभ थी। ऐसा लगता है कि भले ही जियाओ यान भविष्य में कबीले का नेता बन जाए, लेकिन कोई भी असंतुष्ट महसूस नहीं करेगा। तीनों बुजुर्गों ने मूल्यांकन किया। जियाओ जान ने उस स्क्रॉल को देखा जिसे तीनों बुजुर्गों ने मेज पर अलग रखा था और मन मन मुस्कुराया। नहीं, जियाओ जान ने स्क्रॉल उठाया और धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि यानर भविष्य में छोटे भूटान शहर में रहने के लिए तैयार नहीं होगा। उसका भविष्य निस्संदेह हम में से किसी से भी अधिक उज्जवल होगा। अध्याय 10 लड़ाई। जियाओ कबीले को छोड़ने के बाद जियाओ यान जियाओ कबीले द्वारा प्रबंधित बाजार में गया, इधर उधर घूमता रहा और औषधीय सूची में मौजूद वस्तुओं की तलाश करता रहा। 20 वर्षीय बैंगनी पत्ती वाला ऑर्किड, 5 वर्षीय हड्डी धोने वाला फूल। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद जियाओ यान ने ये दो चीजें उचित कीमत पर खरीद लीं। सोने के सिक्के -900। अच्छा, उसकी जीवन भर की बचत आधी रह गई है। जियाओ यान ने सिर दर्द से अपना सिर ढक लिया। क्या कीमियागर अपना पैसा इसी तरह खर्च करते हैं? आप क्या सोचते हैं? मैं आपको याद दिला दूं, ये सिर्फ सबसे बुनियादी सामग्री हैं। थोड़ी उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियां भूटान के पूरे छोटे शहर को बेचकर मिलने वाली कीमत से ज्यादा होंगी। आप देख सकते हैं कि एक कीमियागर को पालने में कितना खर्च आता है। ये सोचकर जियाओ यान अवाक रह गया। ऐसा कहा जाता है कि कीमियागर बहुत कीमती होते हैं और आज उसने खुद इसका अनुभव किया है। किसी भी अल्केमिस्ट को जिन योग्यताओं और आवश्यक गुरुओं की आवश्यकता होती है, उनका उल्लेख नहीं करना, बस इन सामग्रियों की लागत ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग वहन कर सकें। इसलिए ये देखा जा सकता है कि एक अल्केमिस्ट को विकसित करने में बहुत बड़ी लागत लगती है। विषय बदलते हुए जियाओ यान ने फिर भी भौहें सिकुड़ी। वह खोए हुए पैसे की भरपाई कैसे कर सकता है? चले जाओ। जैसे ही जियाओ यान उलझन में था, उसने अचानक आगे की भीड़ में एक जानी पहचानी आवाज सुनी। क्या वह जियाओ में ही नहीं है? और उसके स्वर से लगता है कि वह बहुत गुस्से में है। जियाओ यान की आंखें चमक उठी और वह भीड़ को पार करके आवाज की दिशा में चला गया। उसने पाया कि वहां पहले से ही लोगों का एक घेरा था। जियाओ यान ने बड़ी मेहनत से अंदर घुसकर देखा कि जियाओ मेई और जियाओ जुनर एक युवक का सामना कर रहे हैं जिसके चारों ओर कई नौकर हैं। उस आदमी को देखकर जियाओ यान का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। वह व्यक्ति जिया ली एओ था, जो जिया ली कबीले के मुखिया का पुत्र था और शियाओ कबीले के साथ साथ भूटान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक था। आज मेरे लिए जुनेर से मिलना दुर्लभ है। क्या जुनेर मेरे साथ बाजार में घूमने के लिए तैयार होगी? जिया ली एओ ने एक सुंदर मुस्कान दिखाई और जियाओ जुनर को घूरा, जिससे वह घृणा से भौहें सिकुड़ने लगी। NO12 BigJan.com। ये जानने पर कि जियाओ यान आज खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहा है, जियाओ जुनर और जियाओ मेई ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और बाजार में आ गए। हालांकि बाजार में इतने सारे लोगों के साथ वे आसानी से जियाओ यान को कैसे ढूंढ सकते थे? नतीजतन जियाओ यान को ढूंढने से पहले ही जिया ली एओ ने उनसे संपर्क किया। अधिक सटीक रूप से केवल जियाओ जुनर ही उस आदमी के पास गई। इस घृणित आदमी का सामना करते हुए, जिसे वह चेहरे पर मुक्का मारना चाहती थी, जियाओ जुनर ने वास्तव में चाहा कि वह उस पर हमला कर सके। हालांकि जिया ली एओ जिया ली कबीले का युवा स्वामी था और उस पर हमला करना अनिवार्य रूप से जियाओ कबीले के लिए अनावश्यक परेशानी का कारण बनता। जियाओ जुनर बड़े भाई जियाओ यान के लिए हालात को और खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को अपने आवेगों पर काबू करने के लिए मजबूर किया। हालांकि जियाओ जुनर जियाओ यान के प्रति सम्मान के कारण इस मामले से दूर रह सकती है, लेकिन जियाओ मेई जियाओ कबीले की सदस्य होने के नाते उतनी परवाह नहीं करती। जिया ली एओ की कामुक निगाहों को देखकर उसका गुस्सा भड़क गया और उसने जिया की ओर इशारा करके उसे कोसने में संकोच नहीं किया। चले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जुनेर को बुलाने का हकदार है? घर जाओ और आईने में खुद को देखो और देखो कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। तुम्हें देखकर ही मुझे बुरा लगता है, और तुम में इतनी हिम्मत है कि जियाओ कबीले से हमें खरीदारी करने के लिए आमंत्रित कर रही हो। लानत है तुम्हें। खैर, जियाओ मेई का गुस्सा और मुंह मूल रूप से एक जैसा ही था। ये जहरीला था और उसने जिया ली एओ को तब तक डांटा जब तक कि उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से बदसूरत नहीं हो गया। इसके विपरीत जियाओ जुनर के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और जिया ली एओ की शर्मिंदा शक्ल देखकर वह थोड़ी मुस्कुराई भी। और उस मुस्कान के साथ जिया ली एओ की बदसूरत अभिव्यक्ति तुरंत नर्म हो गई और जियाओ मेई के प्रति उसकी नाराजगी एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों में जियाओ जुनर के प्रति एक छिपी हुई अधिकारपूर्ण इच्छा थी। चलो, मुझे इतनी जल्दी अस्वीकार मत करो, टिल्ड जिया ली एओ ने कहा और उसने अपनी जेब से एक स्ट्रिंग ब्रेसलेट निकाला। मैंने अभी अभी यह ब्रेसलेट खरीदा है जिसमें लकड़ी के प्रकार का जानवर कोर लगा हुआ है, जिसका डू के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। चूंकि जुनेर एक डूजे बनने वाली है, इसलिए यह आपके आभूषण के लिए एकदम सही मैच होगा। मुझे उम्मीद है कि जुनेर इसे स्वीकार कर लेगी। जिया ली एओ के लगातार रवैये ने आखिरकार जियाओ जुनर को इसे और सहन करने में असमर्थ बना दिया। उसकी पहले की नर्म अभिव्यक्ति की जगह गुस्से के संकेत ने ले ली। जियाओ मेई, जिसने कभी किसी को अपने चेहरे पर अपमानित होते नहीं देखा था, फिर भी मुस्कुराने में सक्षम है, अंदर से और भी अधिक क्रोधित महसूस कर रही थी। वह जिया ली एओ को फिर से डांटना शुरू करने वाली थी कि अचानक कोई उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान था। चचेरा भाई जियाओ यान। भाई जियाओ यान। जियाओ मेई और जियाओ जुनर दोनों ने जियाओ यान को देखकर खुशी जताई। जियाओ यान ने अभी अभी खरीदी गई जड़ी बूटियां जियाओ जुनर को पकड़ाने के लिए दी और फिर जिया ली एओ का सामना करने के लिए मुड़ा। उसने अपने हाथ जोड़े और गंभीरता से कहा, मिस्टर जिया ली एओ, मेरी दोनों बहनों ने पहले ही नाराजगी के संकेत दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें परेशान करना बंद कर देंगे। जियाओ मेई की बेरहम डांट की तुलना में हालांकि जियाओ यान के शब्द थोड़े आक्रामक थे, फिर भी वे काफी विनम्र थे। जिया ली एओ का चेहरा बदल गया जब उसने जियाओ यान को देखा जो अचानक प्रकट हुआ। फिर वह मुस्कुराया। ओह, मैंने सोचा कि यह कोई है, पता चला कि यह केवल जियाओ कबीले के नेताओं का बर्बाद बेटा है।
तुम, जिया लिएओ के शब्दों ने तुरंत जियाओ यान के पीछे खड़ी दो लड़कियों को क्रोधित कर दिया। जियाओ मेई बोलने ही वाली थी, लेकिन जियाओ यान के हाथ ने उसे रोक दिया। जियाओ जुनर भी जियाओ यान की तिरछी नजर से रुक गई। अपने पीछे खड़ी दो छोटी लड़कियों को शांत करने के बाद जियाओ यान ने जिया लिएओ की ओर देखा और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे बेकार कहा जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जिया लिएओ मेरे पिता को फंसाएंगे नहीं। जैसे ही उन्होंने बात की, जियाओ यान के स्वर में गुस्से का संकेत था। यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है कि वह अब बेकार है और पूरा बुतान शहर भी इसके बारे में जानता है। जियाओ यान इस पर बहस नहीं करेगा, लेकिन बेकार होने का मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बेकार कहकर अपमानित किया जा सकता है क्योंकि यह सच है, लेकिन मेरे पिता को भी फंसाया नहीं जाना चाहिए। पितृभक्ति सबसे पहले आती है और विशेष रूप से जियाओ झान के लिए, जो उनके पिता हैं, जो पितृभक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं। हालांकि जियालाओ ने बस ठंडी सांस ली और कहा, उसका बेटा बेकार है तो मुझे उसे डांटने में क्या हर्ज है। जैसे ही जियालाओ ने यह कहा, जियाओ यान की आभा अचानक बदल गई और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जियाओ यान जंगल के कानून को तुच्छ समझता था, जहां ताकतवर कमजोर पर हमला करता है, इसलिए वह बल का उपयोग करके दूसरों के साथ अनावश्यक संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन साथ ही जियाओ यान किसी और से ज्यादा इस बात से अवगत था कि दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिटने के बाद ही अपना सबक सीखते हैं। जियालाओ, जियाओ यान ने सम्मानसूचक शब्दों का उपयोग किए बिना गहरी निगाह से जियालाओ को देखा। मैं तुम्हें जीवन मरण की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। परिणाम चाहे जो भी हो, भाग्य को तय करने दो। जैसे ही जियाओ यान ने बोलना समाप्त किया, पूरा दृश्य शांत हो गया और यहाँ तक कि दर्शक भी जियालाओ सहित अपनी जगह पर अचंभित रह गए। क्या हो रहा है? जियाओ यान एक 3 स्टार डूशिक्यू ने स्वेच्छा से जी लिएओ एक दूजे को चुनौती दी। चचेरा भाई जियाओ यान। जियाओ मेई अचानक चौंक गया और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जियाओ जुनर ने उसे रोक लिया। जियाओ मेई, चलो बड़े भाई जियाओ यान पर भरोसा करते हैं। जियाओ जुनर की आंखों में गंभीर भाव देखकर जियाओ मेई ने भी अपनी आंतरिक चिंता को दबा दिया और चुपचाप जियाओ यान की पीठ को देखा। हालांकि जियाओ मेई ने यह नहीं देखा कि जियाओ जुनर का हाथ चुपचाप उसके पीछे रखा गया था और उसकी हथेली सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। इस बिंदु पर जिया लिएओ भी अपने होश में आया और धीरे धीरे एक अभिमानी मुस्कान ले आया। बढ़िया, बढ़िया। जिया लिएओ ने एक हाथ उठाया और धीरे से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा और जुनर को तुम्हारी दयनीय आकृति दिखाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आज स्वेच्छा से मेरे पास आओगे। अगर जिया लिएओ और जियाओ यान एक ही दायरे में होते तो वह इस तरह के जीवन मृत्यु द्वंद्व में कभी भाग नहीं लेता। लेकिन अब जब वह एक स्टार डूजे बन गया है तो उसके पास 3 स्टार डूशिक्यूई खेती के स्तर के साथ बर्बादी के उकसावे का जवाब न देने का कोई कारण नहीं था। मैं, जिया लिएओ, आज तुम्हें कुत्ते की तरह जमीन पर पटक दूंगा। तो फिर तुम अभी सहमत हो गए, है न? जियाओ यान ने धीरे धीरे लड़ने का रुख अपनाया, जबकि जिया लिएओ बस वहां लापरवाही से खड़ा रहा, अपने चेहरे पर स्पष्ट अवमानना के साथ जियाओ यान को देख रहा था। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग कहें कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं, तो तुम पहले क्यों नहीं जाते टिल्ड? जिया लिएओ ने अहंकार से जियाओ यान को इशारा किया, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। 3 स्टार डूशिक्यूई खेती क्षेत्र वाला एक बेकार व्यक्ति उसे हराने का केवल सपना ही देख सकता है। जैसे ही जिया लिएओ ने बोलना समाप्त किया, जियाओ यान की आकृति एक पल में गायब हो गई और जिया लिएओ के सामने फिर से प्रकट हुई। उसकी बंद मुट्ठी जिया लिएओ के चेहरे पर रुक गई, जिससे वह इतना डर गया कि वह जमीन पर बैठ गया और अविश्वास में जियाओ यान को देखने लगा। उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है? 3 स्टार डूशिक्यूई खेती क्षेत्र वाला बेकार व्यक्ति इतना तेज कैसे हो सकता है? लेकिन जियाओ यान को इस बात की परवाह नहीं थी कि जिया लिएओ कितना हैरान था। उसने जिया लिएओ को घूर कर देखा, जो बदसूरत मुद्रा में जमीन पर बैठी थी। जिया लिएओ, ये जीवन मरण का द्वंद्व है। अपने जीवन को हल्के में मत लो। तुम, जिया यान की उदासीन निगाह देखकर जिया लिएओ पागल हो गई। लानत है, मैं, एक सितारा डूजे 3 सितारा डूशिक्यूई साधना शक्ति वाले एकमात्र बेकार व्यक्ति द्वारा नीची नजर से देखा जा रहा हूं। यह एक बड़ा अपमान है। अपने सेवकों की मदद से जिया लिएओ खड़ा हुआ और जिया यान को आक्रोश और क्रोध से भरी आंखों से घूरते हुए अपनी मूल स्थिति में लौट आया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे इस लड़ाई में तुम्हें जरूर मारना है। जैसे ही जिया लिएओ जिया यान को मारने के अपने दृढ़ संकल्प पर अड़ा रहा, बाद वाले ने अपने मन में याओ चेन की आवाज सुनी, जो उसे मौका मिलने पर जिया लिएओ को सीधे मारने के लिए ऑक्टेडिक स्मैश का उपयोग न करने के लिए फटकार लगा रही थी। अरे जिया यान, तुम अभी ऑक्टेडिक स्मैश से उस बदमाश को मार सकते थे। तुमने क्यों रोका? याओ चेन ने शिकायत की। क्योंकि ये शिष्य उसे निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से हराना चाहता है, न कि उसका फायदा उठाना चाहता है जब वह पूरी तरह से रक्षाहीन है, जियो यान ने जवाब दिया। तुम बहुत जिद्दी हो। याओ चेन अपना दिमाग खोने वाली थी। वह जानती थी कि जियो यान एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, लेकिन उसने उससे इतना जिद्दी होने की उम्मीद नहीं की थी। जीवन या मृत्यु की लड़ाई में निष्पक्षता और साधनों की परवाह कौन करता है? केवल विजेता ही सब कुछ है। यदि आप हार जाते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हालांकि जियो यान ने याओ चेन की फटकार का शांति से जवाब दिया। ये जिद नहीं है एल्डर याओ। मैं उसे निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से हराना चाहता हूं। मैं उसे और बाकी सभी को कोई बहाना नहीं देना चाहता, और मैं उसे इस हद तक हराना चाहता हूं कि वह इस तथ्य से इनकार न कर सके। अगर वह छल कपट से लड़ना चाहता था तो जियाओ यान के पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे विकल्प थे। हालांकि उसने कभी उनका सहारा नहीं लिया। निष्पक्षता और ईमानदारी सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने दिल के बारे में भी थी। वह चाहता था कि हर कोई वास्तव में पहचाने कि वह, जियाओ यान, धर्म के मार्ग पर था और उसकी मान्यताएं भी धर्मी थीं। जियाओ यान जानता था कि अगर उसने कभी कोई घृणित कार्य किया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तो वह जो कुछ भी कहता है वह सब झूठ हो जाएगा। उसे उम्मीद थी कि भविष्य में वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हो सकेगा और बिना किसी हिचकिचाहट के इस महाद्वीप पर सभी को घोषित कर सकेगा, मैं, जियाओ यान, धर्म के मार्ग पर हूं। दोस्तों, अगर आप इस उपन्यास को और सुनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको उपन्यास कैसा लगा। और इस उपन्यास के अध्याय बहुत कम है और यह बहुत छोटा उपन्यास है। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं इसे आगे भी जारी रखूंगा।